नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का द जेसी शो में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। 3 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद हर जगह भगवा नजर आया। जीत यहां पर हो गई, लेकिन इंतजार था कि आखिर इन तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कमान कौन संभालेगा। एक के बाद एक दिन आगे बढ़ते गए और इंतजार भी बढ़ता गया। ये था कि सब कुछ सामान्य है, बहुमत मिला है, तो फिर चेहरे पे देरी क्यों हो रही है। लेकिन बीजेपी है ये, और बीजेपी की रणनीति, स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। बीजेपी कब किसे सिंहासन में बैठा दे, जी हाँ, वही सिंहासन जो लगातार फर्स्ट इंडिया दिखाता भी रहा है कि आखिर इसमें बैठेगा कौन। और उस सिंहासन में पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम तय होता है, विष्णुदेव साय। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम अगले ही दिन तय होता है, मोहन यादव। और इसके बाद नंबर आता है राजस्थान का। राजस्थान, जहां पर इतने सारे चेहरे थे, बड़े बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे, कई बार जीत कर आए, तो रेस में कभी कोई आगे कभी कोई पीछे। लेकिन जो नाम सामने आया वो उस विधायक का था जो पहली बार चुनाव लड़ता है, सांगानेर से जीतता है, सरपंच के चुनाव से अपनी राजनीति की शुरुआत करता है और तय कर दिया जाता है उसे प्रदेश का मुख्यमंत्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भजन लाल शर्मा की। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर भजन लाल शर्मा को कमान क्यों सौंपी गई। बहुत सारे इसके पीछे कैसे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये नाम चर्चाओं में कहीं नहीं था। और जब सवाल इतने ज़्यादा हो तो उसके जवाब भी चाहिए, और जवाब करने के लिए द जेसी शो से बेहतर शो हो नहीं सकता। और इसकी समीक्षा के लिए हमारे साथ हैं चैनल हेड जगदीश चंद्रा जी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास शो में, या कहूँ आपके इस खास शो में। सवाल ये कि आखिर वो क्या वजह थी जो भजन लाल का नाम चुना गया, ये नाम तय किया गया, राजस्थान की कमान इन्हें सौंपी गई। इसका फर्स्ट मैसेज है जनरेशन चेंज, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ओल्ड गार्ड्स टू यंग जनरेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ सीनियर मोस्ट पर्सन बाय द जूनियर मोस्ट पर्सन, दैट इज़ वन टाइम एमएलए भजन लाल शर्मा। और अगर पतझड़ नहीं होगा तो नई कोपलें कैसे खिलेंगी। नई पत्तियां तभी आएंगी जब पतझड़ होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में आज वो एक ताज़ी हवा का झोंका है। इसीलिए सब लोग उनका स्वागत करते हैं। और एक खुशी की बात यह है, विपक्ष के नेता अशोक गहलोत कहा है, आइए दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, मिलकर चलते हैं, प्रदेश को एक नंबर का राज्य देश में बनाना है। एक अच्छी शुरुआत है भजन लाल शर्मा के साथ। दूसरा मुख्य इसका मैसेज ये है, एक कार्यकर्ता का सम्मान। एक कार्यकर्ता जो आपने कहा सरपंच से लेके यहाँ तक पहुँचा, 3 बार जो है युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, 4 साल वो जिला अध्यक्ष रहा। हर बार मैंने देखा एयरपोर्ट में वीआईपीज़ को लेने के लिए वो खड़े मिलते थे मुझे वहाँ पे जो है। पार्टी में अध्यक्ष बदलते चले गए, कभी अशोक प्रणामी, कभी मिस्टर पूनिया, कभी सीपी जोशी, वो वहीं के वहीं थे। 4 साल से कहिए 4 बार वो जो है जनरल सेक्रेटरी इस तरह से यहाँ पे रहे हैं। और एक जो कार्यकर्ता होता है ग्रास रूट पे, जो कहते हैं दरी बिछाने का काम करता है, माइक लगाने का काम करता है, जनता को बुलाने का काम करता है, A to Z, तो ऑल इन वन कार्यकर्ता जो है वो ये थे, और जिनके कारण से ये सम्मान, ये पुरस्कार उनको मिला। और एक दूसरा बड़ा कारण है ब्राह्मण सेंटीमेंट। हालांकि सीपी जोशी हैं उस कोटा के अंदर, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री होता है। बहुत लंबे समय बाद एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला है, जिसके परिणाम आपको 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। और एक और बड़ा फैक्टर है, अब सही मायने में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, कोई प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, साधनों की कमी नहीं रहेगी, अर्थव्यवस्था वैसे वीक है यहाँ पे। अब उनके आने से, केंद्र के सहयोग से, प्रधानमंत्री के सहयोग से आशा की किरण यहाँ पे हुई है। एक और बताया गया है कि गुटबाजी अब एक तरह से ख़त्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और शासन का ढर्रा जो 20-25 साल से एक जैसा चला आ रहा है वो भी कम होगा। तो कुल मिला के एक अच्छा प्रयोग है, एक अच्छा प्रयास है। और ये कहें कि प्रधानमंत्री ने उनको जो है एक बर्थडे गिफ्ट दी है। प्रधानमंत्री का साहसिक प्रयोग है एक सामान्य कार्यकर्ता को शासन के सर्वोच्च पद पर लाने का। इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रयासों की, जेपी नड्डा के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। सर, वैसे तो भजन लाल शर्मा का नाम किसी के पास नहीं था जब अनाउंस होना था, लेकिन आपको लगता है कि अपनी नियुक्ति का एहसास, आभास, अनुमान खुद भजन लाल जी को था? शायद नहीं था, थोड़ा बहुत होगा, एक आदमी असेस कर लेता है। क्योंकि पिछली बार मैंने पढ़ा कि 21 नवंबर को जो प्रधानमंत्री आए थे और अमित शाह से एयरपोर्ट पे कुछ देर उनकी बात हुई थी, उसके ठीक बाद ललित होटल में अमित शाह ठहरे हुए थे। उन्होंने भजन लाल शर्मा को बुलाया और इतना ही कहा खाली कि भजन तुम जीत जाओगे, मस्त रहो। क्यों सांगानेर से चुनाव जीतना उनके लिए चुनौती थी, तो उन्होंने यही समझा होगा कि सांगानेर कंटेस्ट में मुझे कहा जा रहा है,
लेकिन अब मालूम पड़ा वो इस कंटेस्ट में कहा जा रहा था। तो इस प्रकार पूर्वानुमान पूर्व एहसास की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं न कहीं उनको लगता था कि मुझे आशीर्वाद है सीनियर लीडरशिप का, और अगर मैं जीतूंगा तो कम से कम मंत्री ज़रूर बनूंगा। अब ये भाग्य है, जन्मपत्री का खेल है कि मंत्री बनते बनते वो मुख्यमंत्री बने, और एक सर्वसम्मति के मुख्यमंत्री आज वो दिखाई दे रहे हैं। सर, सांगानेर सीट अपने आप में मुख्यमंत्री के साथ जुड़ गई है, लेकिन इस सीट के साथ एक तरफ कर्मठ कार्यकर्ता पुष्पेंद्र भारद्वाज था जो लगातार काम कर रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक अशोक लाहोटी थे। इन सब के बीच में भजनलाल शर्मा इतने बड़े अंतर से वहाँ से जीते हैं, इसके पीछे की वजह क्या रही? पीछे की वजह देखिए, मैंने आपसे कहा ना, उनको आत्मविश्वास, और नरेंद्र मोदी ने जो रैली की थी यहाँ पे, जिसे कहते हैं जो चेंज हो गया था सारी सिचुएशन जो है, उसका लाभ उनको मिला। बेसिकली जो है प्रधानमंत्री का जो चेहरा था वो काम आया। 48,000 वोट से भजनलाल शर्मा चुनाव जीते, जहाँ चुनाव जीतने पर शंका जताई जा रही थी। आखिरी दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उनके प्रचार में गए, उन्होंने उसी दिन कहा था कि बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है और हम जीतेंगे सांगानेर सीट यहाँ पे जो है। और बाकी अंदरूनी राजनीति है, अशोक लाहोटी वगैरह सब थे, लेकिन इन सब के बावजूद और पुष्पेंद्र सिंह जैसे कर्मठ कार्यकर्ता के बावजूद उनका इतने वोटों से जीत के आना ये सिद्ध करता है कि पूरा आरएसएस, पूरा जो वर्कर्स का ग्रुप है या पूरे जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनके साथ थे, उनका आत्मविश्वास था, उनकी मेहनत थी। और एक्चुअली देखा जाए वही है कि कार्यकर्ता एक सम्मान जो है वो जनता ने उनको किया है और वो जीत गए। सर, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अब पंक्तियों के मायने भी बदल दिए हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है एक तरह से कि आज मैंने देखा पार्टी में तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे भजनलाल शर्मा, उन्हें पहली पंक्ति में ले आए, इसलिए कहा गया कि तीसरी पंक्ति से पहली पंक्ति में। और ये काम केवल नरेंद्र मोदी, अमित शाह ही कर सकते हैं। इस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन, पहली बार का एमएलए तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ एमएलए जिसे कहते हैं, उसे मुख्यमंत्री बना देना। तो इस अर्थ में कहा गया था कि तीसरी पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन अब 10 मिनट बाद उस बैठक के जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद वो प्रथम पंक्ति में थे। दैट्स ऑल। सर, अमित शाह के कड़े अनुशासन के बाद भी राजस्थान भाजपा के कुछ छोटे मोटे खेमे और गुट हैं, तो सर नए मुख्यमंत्री किस खेमे के माने जाते हैं? वैसे तो क्या है कि आज सारे गुट धराशायी हो गए एक तरह से देखा जाए तो। एक सरसम्मत चेहरा, एक नॉन कंट्रोवर्शियल चेहरा सामने आया। अब सवाल ये है कि भजनलाल शर्मा किस गुट के करीब हैं, तो गुट जैसी बात तो नहीं है, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु हैं ओम बिरला। आज ओम बिरला कैंप में बहुत खुशी थी इनके बनने की, कोटा के वर्कर्स में, कि सबको मालूम है कि उनके राजनीतिक गुरु हैं, आते जाते रहते हैं, शिक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, दैट वे जो है। दूसरा, जेपी नड्डा से उनकी बहुत पुराने संबंध हैं, अच्छी दोस्ती है। किसी ने कहा कि तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब ये कि बहुत अच्छा पारिवारिक संबंध है उनके साथ में जो है। और पिछली बार जो है जब जेपी नड्डा आए और भजनलाल शर्मा मिले तो मुझे ऐश्वर्या ने बताया कि उन्होंने से कंधे भात रख के कहा कि भजन कैसे, क्या हो, जीत रहे हो, एक तरह से तो आत्मीयता के संबंध जो है, ये दो स्थितियाँ थी। तीसरे पावर सेंटर हैं यहाँ पे चंद्रशेखर शर्मा जो है, उनके उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो कुल मिला के एक सर्वसम्मत चॉइस है जिसे कहना चाहिए। तो आप इधर से देखेंगे अगर उठा करके तो ओम बिरला देखिए, वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन एक सीनियर रोल में, एक आशीर्वाद देने वाले रोल के अंदर है, गुरु के रोल में है। इधर फिर मैंने जेपी नड्डा का बताया, आपको चंद्रशेखर का बताया। और एक्चुअल में कहा जा रहा है, जो वसुंधरा कैंप का जैसे कहना ये है कि अरुण सिंह और जेपी नड्डा ने खेल कर दिया इन ए वे। तो अरुण सिंह का भी रोल था इसके अंदर जो है, और अंतिम रोल जो है, अंतिम मंजिल नरेंद्र मोदी। आप जानते हैं अंतिम फैसले वहीं होते हैं। दैट्स ऑल। सर, राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग बहुत मैटर करती है, कभी भी कोई फैसले लेने हो, जिम्मेदारियां देनी हो। लेकिन राजस्थान की बात करें, अब मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष दोनों पदों पर ब्राह्मण चेहरे, ब्राह्मण हो गए हैं। ये कैसी सोशल इंजीनियरिंग है? हो जाता है कभी कभी। अब सीपी जोशी भी ब्राह्मण हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई परिवर्तन हो, कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कहीं चल रही हो सीपी जोशी के लिए, वही ब्राह्मण चेहरा हैं। और वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण समाज में डबल इंजन सरकार भी आप इसे कह सकते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश चौधरी को अगले कुछ दिनों में हो सकते हैं कोई कमान सौंपे, लेकिन मुश्किल लगता है मुझे। 2024 सामने हैं, कुल 3-4 महीने बचे हैं, ऐसे में क्या परिवर्तन होगा? तो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने कुछ सोच के किया होगा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने जो है। और मुझे नहीं लगता कोई अब निकट में कोई परिवर्तन होने वाला है। ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो 15 तारीख को शपथ ले रहे हैं जैसा कि है, और सीपी जोशी ने कमान संभाली, अभी वो फील्ड में काम कर रहे हैं। वो पार्टी का ब्राह्मण चेहरा थे, लेकिन भजनलाल शर्मा के आने के बाद अब वो स्थिति नहीं है, दैट वेज है। लेकिन सीपी जोशी अपने पद पे कायम हैं और अपना काम करेंगे। 2024 में 25 सीटें लाने की जिम्मेदारी है, उसमें सीपी का भी रोल है। इसलिए ये सोशल मीडिया में देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है, अनोमली लगती है, लेकिन पार्टी ने कुछ सोच समझ कर किया होगा। एक थोड़ी सी अनोमली ये होगी कि सभी लोग जयपुर जिले से हो गए, एक तरह जयपुर संभाग से हो गए। जयपुर से जो है मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, दिया कुमारी हैं,
और जो मिस्टर बैरवा हैं दूदू वाले डिप्टी सीएम जो बने हैं वो भी यहाँ से हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और परिवर्तन, मंत्रिमंडल का गठन होगा, कुछ और होगा, तो अमित शाह नरेंद्र मोदी इसका कुछ बैलेंसिंग इसके अंदर करेंगे। लेकिन आज की तारीख में दो टॉप ब्राह्मण चेहरे प्रदेश की राजनीति में, दैट इज़ भजन लाल शर्मा एंड सीपी जोशी, उनके हाथ में कमान है। लेकिन उप मुख्यमंत्रियों के नाम घोषित करने में गफलत कैसे हो गई? हाँ, ये मुझे भी समझ नहीं आया इस तरह से। या तो जो लोग बैठे हुए थे उसमें से किसी ने गलत ब्रीफ कर दिया, या कोई मीडिया के आदमी ने किसी ने गलत समझा। भाजपा का काम इतना सेटल्ड होता है, इतना सेट होता है, परफेक्शन होता है सारा, कि ऐसी गलतियाँ होती नहीं हैं। पहले तो देखिए उनके लिए कह दिया कैलाश चौधरी और अमिता के लिए, फिर पता लगा दिया कुमारी और मिस्टर बैरवा हैं। अटरा लगा कोई कम्युनिकेशन गैप कहीं रहा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हो गया, विच डजंट सूट द इमेज ऑफ बीजेपी इज वर्किंग। सर, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बनाए गए, अब इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है? खासतौर पे इन दोनों नामों के पीछे सोशल इंजीनियरिंग, पूरा बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि दिया कुमारी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस ऑफ राजस्थान इन बीजेपी, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। उनको पहले मंत्री बनना था केंद्र में 1.5 साल पहले, एन वक्त पता नहीं क्या गुणा भाग हुआ, समीकरण हुए कास्ट के, इक्वेशंस के, कि कोई रह गई उसमें से। लेकिन तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, आरएसएस के लोग, इन सब से उसका बड़ा अच्छा व्यवहार रहा है, एक पॉपुलर फेस रहा है। अब जो है ये बात आई है कि भाई अब क्यों और ये डिप्टी सीएम क्यों बनाया है, तो मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर नंबर 1 दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम प्रॉपर एंड पॉपुलर रिप्लेसमेंट ऑफ वसुंधरा राजे। इसलिए ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे जैसी हैं, अच्छी हैं, सुंदर दिखती हैं, अंग्रेजी पढ़ी लिखी हैं, अंग्रेजी बोलती हैं, शाही परिवार से हैं, ये कुछ कारण ऐसे हैं जो उनको वसुंधरा राजे आज तो आप बन नहीं सकते। वसुंधरा बनने के लिए दिया कुमारी को 15 साल वेट करना पड़ेगा, प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन शुरुआत जो है ना उस डायरेक्शन में हुई है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इस मुहावरे की जो है, इस जुमले की। आज से 3-4 साल पहले उनका जन्मदिन था सिविल लाइन्स में, मुझे निमंत्रण आया, सुनील का फ़ोन आया कि सर आपको आना है। मैं चला गया शाम को। तो अब गाड़ी में जब जाते हैं तो ड्राइवर चलाता है गाड़ी, तो हमारा ध्यान अखबार में और इधर ध्यान में होता है, पता नहीं क्या चल रहा है। पहुँचे वहाँ जाके, जैसे मकान में पहुँचे 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा मैडम के आ गए हैं, मतलब वसुंधरा राजे के आ गए हैं, मैडम तो एक ही रहेगी, वसुंधरा राजे जो है। तो वो वहाँ आ गए हैं। तो ड्राइवर से पूछा भी कहाँ ले आए? उनका सब दिया कुमारी जी के यहाँ। तो हैरान हुआ, इतनी भीड़। अंदर गया, इतने धक्के पड़ रहे थे भीड़ के अंदर जो है, बहुत मुश्किल से उन तक पहुँचा। तो उन्होंने बुके लिया, तो मैं वहीं बाहर से लौट आया और आते मैंने आयती को पट्टी लिखाई कि यंग वसुंधरा राजे का जन्म हो गया राजस्थान में आज। ये 4 साल पहले की बात है। तो एक तो पार्टी इस तरह से रिप्लेसमेंट देखने की कोशिश कर रही है, ठीक है, पॉपुलर हैं, जहाँ से लड़ाओ चुनाव जीत जाती हैं। अभी 71,000 से मैक्सिमम लीड उनकी यहाँ से विद्याधर नगर, वहाँ से उनकी हुई है। लोग कहते हैं सेफ सीट थी, और वे सेफ नहीं हो तो जीतती हैं, वो तो सवाईमाधोपुर में भी जीत गई, राजस्थान में भी जीत गई, वो तो खुद सेफ हैं, जहाँ खड़ी हो जाएंगी वहाँ जीत जाएंगी जाके। तो एक तो ये कारण रहा उनका पॉपुलरिटी और रिप्लेसमेंट ऑफ वसुंधरा राजे, एक प्रयास है करने को उनका जो है। दूसरा क्या, राजपूत सेंटिमेंट है, एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा वर्ग है। अभी कुछ घटनाएँ भी ऐसी हुई हैं और वोटर हैं, और अभी 2024 का सामने चुनाव है, तो ये राजपूत सेंटिमेंट कारण रहा है। तीसरा एक बड़ा कारण जो है ना राजस्थान में, वो महिलाओं के दुष्कर्म की घटनाएं इतनी ज़्यादा हुई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बड़े चिंतित रहे हैं। पिछले दिनों जो है अरुण सिंह जी ने एक लिस्ट जारी की थी कि 5 साल में 35,000 दुष्कर्म के केस राजस्थान में इस तरह से हुए हैं जो है। तो उनका फोकस है, अब इनको लाए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का एक मैसेज दिया है कि हम महिला उत्थान में, महिला इसमें सबके साथ हैं ये। और तीसरा मैंने आपसे राजपूत सेंटिमेंट का और ये वुमेन एम्पावरमेंट, मोटी मोटी बातें सब ये हैं जो दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, या ये कारण उनके आने के यहाँ पे बनते हैं। तो लेट्स सी उनको क्या पोर्टफोलियो मिलते हैं और कैसा परफॉर्म करती हैं। और मुख्यमंत्री दूसरा जो आपने कहा था दूदू वाले जो हैं, हाँ ये ठीक है, एक सिंपल विधायक हैं, कास्ट पॉलिटिक्स और कास्ट कोटा के अंदर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। वो पहले एक बार एक कांग्रेसी उम्मीदवार को पहले हरा चुके थे एक बार जो है, और अब उन्होंने बाबूलाल नागर को हराया है। नागर का कंट्रोवर्शियल था, लेकिन फील्ड में पकड़ अच्छी थी, उम्मीद थी लोगों को कि भाई जीतेंगे। लेकिन वो जो रीजनल चीफ मिनिस्टर की थ्योरी चली, हो सकता है उस कारण से हार गए हों। तो ये सिंपल हैं, और इनको मैसेज दिया गया जो सोशल इंजीनियरिंग है SC ST के अंदर, दलित के अंदर, पिछड़ों के अंदर जो है एक मैसेज दिया गया है। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि शासन में जब बैठेंगे तो जिम्मेदारी के साथ शासन चलाएँगे, और एक अच्छा मैसेज 2024 के मार्फत जो है उनके कम्युनिटीज़ में इस पदस्थापन के मार्फत जो है वो उनको मिलेगा। सर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा एक और घोषणा हुई विधानसभा अध्यक्ष की। वासुदेव देवनानी को उसके लिए चुना गया। अब क्योंकि 70 से ज़्यादा विपक्ष के नेता और उनमें हनुमान बेनीवाल हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं,
आपको लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर वासुदेव देवनानी उनको हैंडल कर पाएंगे, उस चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे? देखो, देवनानी का जो श्रृंगार है वो है उनकी विनम्रता, कोऑर्डिनेशन, नमस्ते करना, सही मायने में एक आरएसएस कार्यकर्ता का रोल है। 5 चुनाव वो यानी लोढ़ा बता रहे थे, अजमेर से वो जीत गए हैं, 20 साल से विधायक हैं वो जो है, और किसी गुट में नहीं है, इधर ना उधर, काम से काम रखते हैं। तो उनकी जो विनम्रता है वो विधानसभा में काम करेगी जो है। और रही बात अशोक गहलोत की, तो मैंने आपसे कहा कि उनके जो 70, 71 या 69 जो विधायक हैं, हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर गर्ग को मिला के जो है, तो चुनौती तो रहेगी। और ऐसे समय में चीफ मिनिस्टर को जो है हमेशा राजेंद्र राठौड़ की याद आएगी फ्लोर मैनेजमेंट के लिए, कि काश आज वो होते किसी कैपेसिटी में तो यहाँ खड़े होकर के मैनेज करते। लेकिन होगा सब, सरकार जब देखती चैलेंज आते हैं तो पार्टी उनका सामना करती है। सर, आपने 1 महीने पहले यानी कि 9 नवंबर को ही संकेत दे दिए थे कि इस बार तो राजस्थान में भगवा लहराएगा, और सर वो सच भी हुआ है ये आंकलन। लेकिन सवाल तो सर असली ये है कि जो ये आंकलन है, पूर्वानुमान है, ये कैसे लगा लेते हैं आप? क्या आपको ज्योतिषी भी आती है? ज्योतिषी भी कर लेते हैं? ज्योतिषी नहीं आती, ज्योतिष में थोड़ा विश्वास करता हूँ। चैनल में 4-5 ज्योतिष आते हैं, द कंपनी की, उनके साथ रहते करते उनकी बातें सुनते हैं, हो जाता है कुछ आकलन हो जाता है। आज 15 साल से मीडिया में हैं और खबर ही जीवन है, ईटीवी के टाइम से चलता रहा है, तो एक ऐसी असेसमेंट हो जाता है। और फिर क्या होता है, यश अपयश विधि हाथ, किसी आपको यश मिलना होता है, आपका तो कोई आकलन जो है सही निकल जाता है। तो बस ये ऐसे संयोग है, अनुभव है जीवन का, और कुदरत है, नेचर है, और आदित्य की पाठशाला है, कभी कभी ये बता देती है कि इसमें ये है वो है जो है। तो ये सब मिला के पैकेज है पूरा जो है, तो इसी पैकेज से जो है ये सब हो जाता है। अभी मैं फतेहपुर गया था तो ऐसी घटना हुई, तो जिन्होंने दिखा उसका वीडियो देखिए क्या हुआ वहाँ पे जो है। इस राजस्थान की राजनीति के समीक्षा करने वाले चंद महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक मेरे मित्र श्री जगदीश कातिल साहब। और मैं एक बात बताऊं था ने, कातिल साहब जो है ना बाहर हो जाने करे कठिन आवे। जगदीश कातिल अगर फतेहपुर में इस मंच पर है तो ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। तो अब देखिए इस तरह से होता है, कभी घटनाएं होती हैं। हम निकले थे उस दिन संजीव श्रीवास्तव के साथ, चलो भी 2-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज देख के आते हैं जो है। तो पहले दातोसरा जी के यहाँ गए, रास्ते में लक्ष्मणगढ़, तो किसी ने कहा पास ही कॉन्स्टिट्यूंसी में गजेंद्र सिंह जी आए हुए हैं। अब गजेंद्र सिंह का ग्लैमर तो रहता है देखो उनसे मिलने का, क्यों काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो हमने कहा चलो भी चलते हैं वहाँ गए तो ये बात हो गई। तो इससे और पुष्टि हो गई, तो इससे हमारी जो भी इमेज या ब्रांडिंग या टीआरपी जो भी थी इस घटना से और इम्प्रूव हुई। तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो जो है दैट्स ऑल। सर, राजनाथ सिंह ने नए मुख्यमंत्री का नाम कैसे घोषित किया? विधायक दल की बैठक के दौरान उन्हें आया आला कमान से फ़ोन, या दिल्ली से जयपुर आते वक्त उन्हें लिफाफे में कोई पर्ची दी गई? परंपरा तो ये है कि फ़ोन आता है या पर्ची दे देते हैं। अब आजकल तो हो गया कि व्हाट्सअप मैसेज आता है। हम उम्मीद कर रहे थे कि 4 बजे मीटिंग है, 4:30 बजे जो है व्हाट्सअप मैसेज आएगा, लेकिन मुझे इस बार ऐसा लगा कि उनको पर्ची दी गई थी। हो सकता है बंद लिफाफे में हो, जो भी है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया एक वीडियो के अंदर जहाँ जो है कि वसुंधरा राजे उनके बगल में बैठी हुई हैं राजनाथ सिंह के, और पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में है। और ऑब्वियसली वो पर्ची उन्होंने राजनाथ से ली होगी, राजनाथ सिंह ने गुड फेथ में सीनियर है, और उसमें तो कोई क्या उसको लीक करेगा, उनके हाथ में दे दी। तो उन्होंने देखा, ये नाम देखा तो चौंकी वो, और उन्होंने उसी से आश्चर्यजनक मुद्रा में राजनाथ सिंह की तरफ देखा, लेकिन वो विधायकों को संबोधित कर रहे थे। तो पर्ची का मेरा मानना है कि सर वो पर्ची लेके आए थे, ऐसा लगता है। लेकिन एक सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर राजनाथ सिंह को जयपुर भेजने के पीछे क्या आला कमान की कोई खास रणनीति थी? उनके मन में क्या था? और क्या माने कि जो वसुंधरा राजे फैक्टर है वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो गया? देखो 2 सवाल हैं। एक तो राजनाथ सिंह को ही क्यों भेजा गया यहाँ पे, तो सीनियर लीडर हैं, जाते आते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा कभी लगता है कि वसुंधरा राजे फैक्टर को लेकर उनके मन में थोड़ी आशंका, लोग बाग रहते हैं कम्युनिकेशन गैप के कारण से जो है, कि पता नहीं कोई बगावत नहीं हो जाए, कुछ लोग खड़े नहीं हो जाएं विधायक दल की बैठक में, मैडम कोई सीन नहीं क्रिएट कर दे, मैडम के लोग कुछ नहीं कह दें, मैडम प्रस्ताव बनने से इनकार नहीं कर दे, कुछ भी हो, इस तरह की आशंकाएं व्यक्ति के मन में रहती हैं। और आशंकाएं क्यों होती हैं? वो ब्रीफ गलत जाता है दिल्ली में, तो उससे आशंकाएं बन जाती हैं, ऐसा हो सकता है। तो राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी, दे आर कंसिडर्ड एज क्लोज टू मैडम पॉलिटिकली जो है, तो उनको भेजा होगा, इससे मेरा ऐसा अनुमान है उसके अंदर जो है। तो आए, उन्होंने अपना काम अच्छे से किया, इतनी सद्भावना रखी, एयरपोर्ट पे 10 मिनट मैडम से अकेले में बात की उन्होंने, फिर पर्ची भी दिखा दी उनको उसी सद्भावना में 5 मिनट पहले। नथिंग बैड इन इट, यू आर रेस्पेक्टिंग ईच अदर दैट वे जो है। अब रही बात इसकी वसुंधरा राजे फैक्टर सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं, इट्स ए $1 बिलियन क्वेश्चन जिसे कहना चाहिए, कह नहीं सकते। मैडम का चेहरा देखिए आप उसके अंदर, मतलब अच्छा नहीं लगा लोगों को दैट वे जो है। तो अब ये फैक्टर सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं है,
थोड़ा समय लगेगा देखने में, करने में, हो जाएगा सॉर्ट आउट। अल्टीमेटली पार्टी तो यही है, अनुशासन है। आप देखिए ना, उन्होंने सब काम कर ही नहीं पार्टी के हिसाब से, तो मुझे कोई मेजर इशू दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, एक इशू ऐसा है फैक्टर ये जिसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट होना बाकी है या सॉर्ट आउट होने का इंतज़ार है। सर देखिए, एक बार फिर उस सरप्राइज एलिमेंट आ गया। एक बार फिर भजनलाल शर्मा का नाम जब अनाउंस हुआ बतौर मुख्यमंत्री, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने एक सरप्राइज एलिमेंट दे दिया। तो आप इस ये सरप्राइज कार्यशैली को, इसको कैसे देखते हैं सर? इसमें उनको बहुत मज़ा आता है सरप्राइज़ देने में, दोनों लोगों को जो है। और आज उनको ब्रांडिंग के तो मास्टर है नरेंद्र मोदी। उनका कोई मैच ही नहीं, मैं कहता हूँ इंडिया नहीं वर्ल्ड में मैच नहीं है। जैसे उनकी ग्लोबल पॉपुलरिटी 76% है, ऐसे ब्रांडिंग पॉपुलरिटी उनकी 100% है अक्रॉस द ग्लोब जो है। अब आप देखिए, पूरे देश के अंदर एक माहौल है पिछले 10 दिनों से, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। अब फल बेचने वाला यही पूछ रहा है, होटल वाला यही पूछ रहा है, सब्जी वाला यही पूछ रहा है, अरे तुम्हें क्या लेना देना, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। छत्तीसगढ़ में वो भी, राजस्थान में, पूरे देश में जिज्ञासा, कौतूहल पैदा कर दिया उन्हें। बीजेपी की ब्रांडिंग कर दी कि बीजेपी को चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, डिप्टी सीएम बनने वाला है। उन लोगों को मज़ा आता है और ब्रांडिंग के मास्टर हैं। पर पूरे राष्ट्र में ऐसा कौतूहल का माहौल था, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, जैसे क्रिकेट के रन लगाने वाला, कोई सिक्सर लगाने वाला हो या कोई टॉस खेलने वाला हो, इस तरह का जो है। तो ये उनकी सक्सेस या कौतूहल क्रिएट करते हैं। बीजेपी की इससे ब्रांडिंग होती है। इसलिए सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी लीडरशिप इज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ सीक्रेसी? हाँ, ऑब्सेस्ड तो क्या कहना चाहिए, लेकिन हाँ, उनका जैसे मैंने कहा ना, उनको ये बात आती है कि यार बात आउट नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको अमित शाह से जुड़ा एक किस्सा बताता हूँ। जब पार्टी अध्यक्ष बने थे अमित शाह कुछ साल पहले, तो दफ्तर गए, एक जनरल सेक्रेटरी को पूछा क्या हाल चाल, क्या इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने कहा, उस जनरल सेक्रेटरी साहब, एक इशू ये है कि बातें लीक हो जाती हैं, हमारा प्लान उससे डिस्टर्ब हो जाता है। कहाँ लीक होती हैं? मीडिया में लीक हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, लीक होती नहीं हो तो ठीक है, तुम लीक मत करना, उसको वार्निंग होगी ना। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही, पुरानी बात है ये, तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज उन दिनों थी सत्ता में, पार्लियामेंट बोर्ड की एक बैठक हुई थी, तो कोई बात फैसला हुआ होगा महत्वपूर्ण, अगले दिन मीडिया में आ गया। अब अमित शाह को तो क्या है ना, आप डिच नहीं कर सकते, वो पताल से निकाल लाते हैं चीज़ कहाँ गई, किसने किया, क्या किया। तो आ गया उनका अनुसंधान पूरा होके। तो सुषमा जी को बुलाया उन्होंने और कहा कि ना मत कहना, मतलब मुझे सब मालूम है, देखो ना मत कहना। लेकिन फिर भी उन्होंने ना कहा कि नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है। जब ना कहा तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, पहली बार है, छोड़ो, दूसरी बार भी इग्नोर करेंगे, तीसरी बार हुआ तो मैं किसी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकलवा सकता हूँ, हटा सकता हूँ उसको। अनुशासन यही है ना पार्टी का, तभी तो आज भाजपा यहाँ खड़ी है, तभी तो अमित शाह का डंडा पूरे देश में चलता है। आपको टफ होना पड़ता है, सामने वाले व्यक्ति जूनियर सीनियर, पार्टी का डिसिप्लिन सर्वोपरि है। शाम को फिर फ़ोन आया स्वर्गीय अरुण जेटली और उनके दूसरे जो हैं, जो उपराष्ट्रपति थे आंध्रा से जो है, तो वेंकैया नायडू जी हैं, तो उनका फ़ोन आया कि वो सुषमा जी बहुत नाराज़ हैं और ये हैं। उन्होंने कहा आधा काम तो मेरा आपने कर दिया, कैसे आपको मालूम पड़ गया, तो वे आप भी ध्यान रखना ज़रा। तो अमित शाह का ओपन चैलेंज है पत्रकारों को, तुम मालूम करके बताओ, मुझे छाप के बताओ, मेरे यहाँ से चीज़ आउट होएगी नहीं, सीक्रेसी बाहर जाएगी नहीं। इसलिए न तो 370 का प्रस्ताव पहले मालूम पड़ता है, न मंत्रिमंडल की लिस्ट आती है, न कुछ और फैसले सामने आते हैं। उनका काम भी राज का काम है, राज को राज का काम करने दो एक तरह से। और आज जो डिसिप्लिन है, आप देखिए ना, आज पिछले 7 दिनों से राजस्थान में हर कोई जिज्ञासा और कौतूहल में डूबा हुआ है। क्यों डूबा हुआ है? वही अमित शाह की कार्यशैली, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली कि सीक्रेसी रहनी चाहिए, फैसले बाहर नहीं जाने चाहिए। तो है ये, दिस इज़ ऑल। सर, छत्तीसगढ़ में एक वरिष्ठ और अनुभवी ट्राइबल लीडर विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में यादव समुदाय से आने वाले मोहन यादव और राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर आला कमान क्या संदेश देना चाहते हैं? आला कमान क्या सोशल इंजीनियरिंग कर रहा, अलग अलग जातियों, अलग अलग समुदायों को एड्रेस कर रहा, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आप देखिए छत्तीसगढ़ का केस आपके सामने है। अब वहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री बना, वहाँ पे स्वर्ण ग्रुप से जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, और फिर ओबीसी का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, फिर डॉक्टर रमन सिंह स्वर्ण से जो है स्पीकर बने, एक बनाया ना उन्होंने पूरा जो है। और छत्तीसगढ़ में देखिए एक और नया मुद्दा वहाँ पे हुआ, तो वहाँ पे क्या है कि जनजाति संरक्षण एक विंग है आरएसएस की जो है, वो वहाँ काम कर रही है। वहाँ के आदिवासियों में 2 तरह के आदिवासी हो गए हैं, हिंदू आदिवासी और दूसरे क्रिश्चियन आदिवासी। तो काफ़ी मतभेद हुआ। अब भाजपा नेचुरली हिंदू आदिवासियों के साथ खड़ी है, तो पूरी ट्राइबल बेल्ट में छत्तीसगढ़ में इसका ज़बरदस्त मैसेज गया। और वहाँ इस तरह का पोलराइजेशन वोट्स का हुआ बीजेपी के पक्ष में कि वो जो 20 में से 19 सीटें कांग्रेस जीता करती थी, आज अधिकांश सीटें छत्तीसगढ़ में जो है वो भाजपा ने जीती एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग के कारण से, और उसी के कारण से वहाँ ट्राइबल चीफ मिनिस्टर उन्होंने दिया है ये।
तो भाजपा का ये है इस तरह का, और हर पार्टी का होता है। क्यों, एक कारण और भी है ना, भाजपा की इमेज और बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि बनिया ब्राह्मणों की पार्टी है, स्वर्ण वर्ग की पार्टी है। SC ST हो गए, आदिवासी हो गए, पिछड़े हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ये थोड़ा सा इंडिफरेंट रहे शुरू में। अब भाजपा क्या है कि उनको जोड़ तो चुकी है और आगे जोड़ रही है और गहराई से कर रही है। इट्स ए पार्ट ऑफ देयर पोलराइजेशन स्ट्रैटेजी, इट्स ए पार्ट ऑफ देयर सोशल इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी। वहीं सर, भाजपा आलाकमान ने तीनों ही राज्यों में किसी केंद्रीय मंत्री या फिर किसी सांसद को मौका देने की बजाय स्थानीय विधायक को प्राथमिकता दी है। अब इसके मायने क्या है? इसके मायने बहुत अच्छे हैं, अच्छा लक्षण है। इट्स बेसिकली ए गुड मूव ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह टू प्रमोट लोकल टैलेंट, टू प्रमोट यंग टैलेंट, टू प्रमोट ग्रास रूट टैलेंट एंड आल्सो टू प्रमोट द सेंटिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। पूरे देश में एक मैसेज चला गया इससे कि हाँ, संगठन के कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री का पद उनको दिया जा सकता है। आज राजस्थान में आशा किरण आई है 115 लोगों में, अरे भजन लाल जी बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते, हम भी बन सकते हैं। तो कितना बड़ा मैसेज अक्रॉस द पार्टी लाइन उन्होंने दिया है फर्स्ट टाइमर को चीफ मिनिस्टर बना के। इट्स ए वेलकम मूव। मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार वसुंधरा राजे जब विधायक दल की बैठक में खुद प्रस्तावक बनी नए मुख्यमंत्री की, तो उस वक्त क्या महसूस किया होगा, क्या बीती होगी उनके दिल में? इज़ ए वेरी इमोशनल क्वेश्चन। वसुंधरा राजे भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमन बीइंग होता है ना, उनको खुद को उम्मीद थी मुख्यमंत्री बनने की और कारण थे उसके। अभी एक हफ्ता पहले अमित शाह से मिल के आई थी, बहुत अच्छी बातचीत हुई। पिछले 3 साल में पहली बार लोगों ने वसुंधरा राजे को इतना खुश देखा विज़ा अमित शाह जो है, और ऐसा लगा वहाँ पे बातचीत में ये आया ऐसा कि मैडम चलो मिल के काम करेंगे। अब पार्टी में तो मिल के काम करने का होता है ना, साथ काम करेंगे। तो शायद इसका इंटरप्रिटेशन ये निकला भी मुझे अवसर मिल रहा है, इंसान है ऐसा सोचता है दैट वे जो है, और बाकी आदमी उम्मीद तो करता है जो है, इतना पुराना जो है तो नहीं हुआ। और अब ये तो है ना कि कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेज है लाइफ के अंदर कि पार्टी अनुशासन के नाम पे आपको उसका प्रस्ताव करना पड़ा। वो ठीक है, बड़प्पन था, बट वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स ऑफ लाइफ फॉर वसुंधरा राजे। सर, राजस्थान को लेकर पिछले 8 से 10 दिनों के अंदर कई बड़े बड़े चेहरों के नाम मुख्यमंत्री के दौड़ में आए। तो सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के क्लेम को आप राजस्थान में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहला क्लेम तो उनका था ना कि नेचुरल चॉइस, नेचुरल लीडर, टॉलेस्ट लीडर, क्राउड पुलर, और आम स्थितियाँ रहती वसुंधरा राजे का, अगर कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता आला कमान से और सब कुछ स्मूथ होता तो नेचुरली वो कैंपेन को लीड करती, रीजनल फेस होती, पार्टी चुनाव जीतती, 25 सीटों का भी काफ़ी एक आश्वासन और भरोसा इस तरह का रहता उस समय जो अब भी आएंगी मान लो, उसमें रहता। वो नहीं हुआ और कारण रहा कम्युनिकेशन गैप, और वो कम्युनिकेशन गैप आला कमान और मैडम के बीच बढ़ता ही चला गया और इतना बढ़ गया उसका परिणाम ये है कि आज मैडम नहीं है, आज दूसरा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर है। द रिजल्ट इज़ विजिबल जो है। अब राजनीति में क्या होता है, खेमे होते हैं, एक पर्टिकुलर खेमा जो है उनकी एक्सेस रही होगी नरेंद्र मोदी अमित शाह तक, तो मैडम के बारे में ब्रीफ किया होगा कि अलग पार्टी बना लेंगी, 200 सीट के उन्होंने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं, अशोक प्रणामी, यूनुस खान इसी काम में लगे हुए हैं। तो कोई आदमी सुनता है तो वो लगता है ना उस तरह से जो है। और मैडम के मन में थोड़ा निराशा का भाव तो 2-3 साल से चल ही रहा है इस तरह से जो है। और फिर क्या, मैडम थोड़ा सा फ़ोन पे क्या फ्री हैं, और फ़ोन तो आजकल कहीं सेफ है नहीं दुनिया में, आप जानते हैं जो है। तो अब इस तरह से कुल मिला के ऐसा हुआ कि वो दूरी बढ़ती चली गई और दिल्ली में एक आशंका खड़ी हो गई कि क्या ये बगावत कर देंगी, क्या ये नई पार्टी बना लेंगी। तो ऐसे माहौल में रिश्ते सुधर नहीं सकते ना, इसलिए प्रधानमंत्री जब बीकानेर आए तो फिर कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन आपस में नहीं हुआ होता जिस तरह से जो है। तो कुल मिला के, और फिर सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कहा, जन्म पत्री। अब मैडम तो क्या देवी देवताओं में विश्वास करती हैं, देवी देवता उनका साथ भी देते आए हैं, लेकिन इस बार जो है शायद उनकी जन्म पत्री में नहीं था मुख्यमंत्री बनना तीसरी बार, और ये हुआ है। तो मैडम का तो केस इस तरह का है। नेक्स्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत के क्लेम को कैसे देखते हैं फिर? गजेंद्र सिंह शेखावत का नहीं बनना वास्तव में आश्चर्यजनक है, क्योंकि 4 साल से सेंटर की पावर ऑफ अटॉर्नी विज़ाविज़ गहलोत सरकार उनके पास ही थी। 4 साल तक उन्होंने चप्पा चप्पा छाना स्टेट का, राइट फ्रॉम जैसलमेर टू जयपुर एंड जयपुर टू कोटा एंड कोटा टू बूंदी एंड गंगानगर सूरतगढ़। ऐसा कौन सा जगह जहाँ वो नहीं गए। पूरे 4 साल अकेले उन्होंने विपक्ष का काम किया विज़ाविज़ अशोक गहलोत गवर्नमेंट। हर मुद्दे को खुद उठाया, हर मुद्दे पे सरकार के सामने रहे, आक्रमण का सामना किया, और फिर उसके बाद में क्या है, ये चुनाव लड़वाया। चुनाव तो क्या कमल के उस पर लड़ा गया, फूल पे, मोदी के चेहरे पे लड़ा गया, लेकिन लड़वाने के लिए तो आदमी चाहिए ना फील्ड के अंदर।
साधन जुटाने की बात होती है, एक एक उम्मीदवार के सिलेक्शन में अपना रोल देने की बात होती है, राय देने की बात होती है, फिर उम्मीदवार की जैसे रिक्वायरमेंट होती है सब तरह के उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, भाग के जाना। तो प्रैक्टिकली क्या है, ऐसा लग रहा था अभी सेंटर की जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, उस तरह का जो रोल है शेडो चीफ मिनिस्टर का, उनके पास 4 साल से था। 4 साल तक पार्टी ने, दिल्ली ने उनको ग्रूम किया, तो नेचुरल चॉइस मैडम के बाद वही बनते थे उस तरह से कि इतना सब हो गया तो आदमी अपेक्षा करता है ना। अब सवाल ये है कि इतना जो अनुभव था उनका और राजस्थान में इतना घुमाया आपने, वो सब जो किया, तो क्या हुआ उसका अल्टीमेटली विज़ाविज़। अब बहुत संभव है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह के दिमाग में कोई और बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए उनके दिमाग में हो, जो आने वाले दिनों में उनको दे सकते हैं, और फिर 2024 का चुनाव फिर सामने है। तो ये एक ज़रूर आश्चर्य का विषय रहा, लेकिन गजेंद्र सिंह का रोल बहुत ज़बरदस्त रहा, उन्हें पूरे विपक्ष का काम किया, और सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि चूँकि 4 साल से पार्टी ने ग्रूम किया है तो ताजपोशी होगी, बट नो रेग्रेट्स जिसे कहते हैं, डिसिप्लिन पार्टी है, उनकी तरफ से भी कोई देखिए कोई रिएक्शन, कोई बात ऐसी नहीं आई। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी घटना हो जाए और व्यक्ति शांत भाव से उस घटना को सब देख रहा है। सर, अश्विनी वैष्णव, लगातार नाम उनका आगे चल रहा था, उनके क्लेम को कैसे देखते हैं आप? अश्विनी वैष्णव का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। आज से 6 दिन पहले जो बात आई थी सूत्रों से कि रात को 1 बजे अखबार में पढ़ा था कि बात आई थी कि जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री की बैठक हुई, रात 1 बजे तक चली, पीएमओ में 3 घंटे बैठक हुई, पीएमओ या पार्टी हेडक्वार्टर पे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, और अश्विनी वैष्णव के नाम पे एक सहमति बनी कि बिल्कुल निर्विवाद चेहरा हैं, राजस्थान के जोधपुर के हैं, नरेंद्र मोदी के करीब हैं, विजनरी हैं, और क्या है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी ग्रुप का कोई उसमें कोई ताल्लुक नहीं है ये। तो बात बनी कि इनके नाम पे आम सहमति है। अब घटनाक्रम इतना बदला, 6 दिन बाद में अश्विनी वैष्णव आज कहीं नहीं है उस लिस्ट के अंदर। ये ज़रूर बीच में बात आई थी कि शायद वो इच्छुक नहीं है। अब प्रधानमंत्री कहते तो आना ही पड़ता, लेकिन एक होता है ना, मन से आदमी चाहता है, तो ऐसा सुना था कि शायद वो विलिंग नहीं है उसमें। वो एक उस स्टोरी का एक पार्ट है जिसे आप स्पेकुलेशन भी कह सकते हैं, लेकिन सीरियस मूव था उनके नाम का, इसमें कोई डाउट नहीं। एक स्टेज पे जो है नहीं हुआ। सर, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के क्लेम को आप कैसे देखते हैं? हाँ, उससे पहले है कि ही इज़ वेरी हैप्पी इन दिल्ली, और प्राइम मिनिस्टर का थिंक टैंक हैं, वेल प्लेस्ड हैं, देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ, रेलवे की जिम्मेदारी, IIT में उनके पास है, ही इज़ फाइन। हाँ, आप पूछेंगे? हाँ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। हाँ, किरोड़ी लाल मीणा का भी ऐसा ही है। वो राजस्थान के बहुत सीनियर लीडर हैं, और मुख्यमंत्री बनते और बहुत ज़्यादा होता तो स्पीकर बनाते आप उन्हें। स्पीकर के लिए शायद हो सकता है वो तैयार होते ना होते, दैट वे जो है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि ऐसी संभावना थी कुछ दिनों पहले कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। वो अपने आप में एक तूफ़ान है, सारा संघर्ष किया है, जिसने गजेंद्र सिंह ने विपक्ष का रोल प्ले किया है। एक मायने में किरोड़ी ने भी, डॉक्टर किरोड़ी ने भी एक बेल्ट के अंदर, पूरे के अंदर जो है ना, विपक्ष का रोल किया है। इमरजेंसी के टाइम से प्रधानमंत्री को जानते हैं। इमरजेंसी के जो पर्चे छपते थे गुजरात के अंदर, राजस्थान में बांटने का काम जो है इनके जिम्मे होता था। अब आप देखिए, मुझे किसी ने कहा कि 12 दिसंबर 1988 को जो है सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन हुआ, बड़ी ज़बरदस्त पिटाई विटाई की पुलिस ने, बहुत घायल हो गए, अमेरिका उपचार के लिए गए। तब से किरोड़ी लाल हीरो हैं अपने फील्ड के जो हैं। 5-6 बार MLA रह चुके हैं, 3 बार MP रह चुके हैं। तो ऐसी संभावना थी। और अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देने जब 10 लोग गए थे, ये भी साथ गए थे, PM ने किसी से बात नहीं की, इनसे पूछी कैसे हैं डॉक्टर साहब, एक तरह से तो प्रधानमंत्री इनसे प्रभावित हैं। तो ऐसी संभावना थी कि हो सकता है इस बार एक दलित चेहरा, आदिवासी चेहरा, आपका ये दलित पिछड़ा ऐसे चेहरा दे दिया जाए जो पूरे देश में वोटों को जो है ना एग्जोनेट कर सके जो है, लेकिन वो नहीं हुआ। दिस इज़ ऑल। और कैलाश चौधरी के क्लेम को कैसे देखेंगे? कैलाश चौधरी का किस्सा और दिलचस्प है, हम भी उसकी चपेट में। एक खबर आई काफ़ी रिलायबल सी कि भाई वो बन गए इस तरह से, राजनाथ सिंह ने उनसे कहा कि 3 बजे जयपुर पहुँचिए और चार्टर बुक है, और घटनाओं ने कुछ ऐसा कन्फर्मेशन में भी रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ, वो ऐसे हुआ जैसे आज नाम आया कि डिप्टी CM बनेंगे वो। तो आज कोई न कोई मैकेनिज्म इस तरह का रहा दिल्ली में, जिसमें जैसे कि हम भी भ्रमित हुए और बाकी लोग भ्रमित हुए, और बाद में फिर क्लैरिटी हुई कि न तो CM बन रहे हैं, न डिप्टी CM बन रहे हैं, और आने वाले समय में कोई बात होगी तो होगी, इस तरह की जो है। और वैसे क्या है कि अभी बायतू का इलेक्शन हुआ था, तो काफ़ी उनसे कहा गया था कि वो बागी खड़ी होगी थी, इसको बैठाओ, वो नहीं खड़ा। पहले उनसे कहा गया तुम लड़ो खुद, तो वो लड़े नहीं, बागी को बैठा नहीं पाए। तो आला कमान तो शायद उनसे उतना प्रसन्न नहीं है। तो ऐसे में बात, आदित्य ने कहा बात गले नहीं उतरती है कि उस माहौल में आला कमान का जो मूड है उनको देखते हुए उस देश मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब राजनीति और क्या है कि प्रेस तो सोर्सेज से चलती है ना, भरोसेमंद सूत्र से जिन्होंने बात बताई थी, तो हमने चला वो नहीं है, अभी मंत्री हैं, वो मंत्री रहेंगे, 24 का चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद जो है सो है। सर, अर्जुन राम मेघवाल के क्लेम को कैसे देखते हैं? अर्जुन राम मेघवाल एक अच्छी चॉइस है,
अगर आज मुख्यमंत्री की वैकेंसी होती है, 2 मुख्यमंत्री होते हैं, आप कहिए जिसको 3 को बनाते हैं, जैसे आप अर्जुन मेघवाल को बना सकते थे। एक तो क्या है, दलित लीडर हैं और सुलझे हुए हैं, नॉलेजेबल हैं और ठहरे हुए हैं, पेशेंस है उनके अंदर, एक अच्छे लीडर हैं और प्रधानमंत्री के भरोसे के हैं और अमित शाह के भरोसे के हैं। मैंने पिछली बार कहा था ना, एक बार कोई मिलने गए थे अमित शाह, घर पे शायद ड्राइवर वगैरह नहीं था, तो अमित शाह उनकी गाड़ी में बैठ के चले गए जहाँ उनको जाना था जो है। तो कितना भरोसा डेवलप किया। और लॉ मंत्रालय देखो, लॉ मिनिस्ट्री उनके पास आज है। वुड हैव बीन ए गुड चॉइस। और आगे भी कोई अवसर आएगा राजस्थान में तो मुख्यमंत्री के लिए जब जब वैकेंसी होगी और जब जब नाम कंसिडर होंगे तो उसमें ना मेघवाल का नाम भी कंसिडर होगा। सर दिया कुमारी भले ही डिप्टी सीएम बनी, पर सीएम के रेस के क्लेम को आप कैसे देखते हैं? हाँ, पब्लिक परसेप्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा था। जिस दिन वो विधायक बनी थी उसी दिन से मार्केट में था वो सीएम बन रही है, सीएम बन रही है, बहुत ज़्यादा हल्ला था इस बात का जो है। लेकिन डिप्टी सीएम बन गई, इज़ फाइन। सर बीकानेर से सिद्धि कुमारी, उनके क्लेम को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये बात आ रही थी कल परसों कि भाई ये हमने उस दिन आकलन में कहा था, और आकलन में ये कहा था कि भाई देखिए आदिवासी एक वहाँ दे दिया आपने, ओबीसी दे दिया, तो यहाँ पे क्या है कि स्वर्ण होगा और स्वर्ण में कहा गया महिला होगी, ये बात आई। तो दिया कुमारी की जब बात चली तो अचानक किसी ने ये कहा, शायद लक्ष्मण राघव ने कहा, किसने कहा बीकानेर से, कि वो जो है ये बन सकती हैं चीफ मिनिस्टर जो है, तो उनका नाम उसमें आया। बाकी वो क्या है कि विधानसभा में ज़्यादा रुचि लेती नहीं है। अब पिछले 5 साल चला है तो कोई ज़्यादा उनका आना जाना है नहीं। उनका दरबार बीकानेर में लगता है, बीकानेर में पॉपुलर हैं, उनका राज है वहाँ पे जो है, तो इज़ फाइन, वही है वो। सर बाबा बालकनाथ, उनके क्लेम को आप कैसे देखते हैं? बालकनाथ का नाम जो चलते थे, शुरू के 2-3 नाम चलते थे, उसमें उनका नाम था और था पार्टी के, अगर पार्टी हिंदू कार्ड खेलना चाहती है, एक दूसरा योगी क्रिएट करना चाहती है, तो वो बेस्ट चॉइस थे। एक पार्टी ने सर्वे भी करवाया, शायद जेपी नड्डा ने करवाया सर्वे, कि मुख्यमंत्री के लिए बेस्ट फेस कौन सा है, तो मैंने सुना है कि उससे मैक्सिमम नंबर जो है वो बालकनाथ को मिले अभी 4 दिन पहले जो है। तो चॉइस में थे, संभावना थी, एक ट्रम्प कार्ड था उनके पास, लेकिन उन्होंने हिंदू कार्ड खेलने के बजाय या वो एक योगी और क्रिएट करने के बजाय, यूपी के बाद दूसरा योगी क्रिएट करने के बजाय जो है, उन्होंने ये ठीक समझा कि कार्यकर्ता को चांस दिया जाए, ब्राह्मण को चांस दिया जाए, फर्स्ट टाइमर को चांस दिया जाए, यंग लीडरशिप को चांस दिया जाए। और जो उनका नारा है शुरू से मोदी अमित शाह का कि हमें नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को लाना है ताकि अगले 10-15 साल जो है वो लोग राज कर सकें। वसुंधरा राजे नहीं बनी तो उसका मेन कारण ही ये है कि उन्होंने पॉलिसी डिसीजन ले लिया आला कमान ने। इसमें अच्छा बुरा होने की बात नहीं किसी के लिए भी। उन्होंने कह दिया कि हम यंग जनरेशन लाएंगे, सेकंड जनरेशन को आगे करेंगे, तो वसुंधरा का न्याय बनना उसी का एक पार्ट है। तो बालकनाथ एक कंटेंडर थे और सर्वे भी था, लेकिन नहीं। सर और सीपी जोशी, उनके क्लेम को कैसे देखते हैं? उनका क्लेम ये था कि उनको मतलब राजस्थान में एक टावरिंग फिगर हैं, चाहे वो संवैधानिक पद पे हैं, वो हैं ओम बिरला। बहुत ठहरे हुए, शांत, प्रभावशाली, पार्लियामेंट कितनी अच्छी चलाई उन्होंने देखी, नरेंद्र मोदी अमित शाह कितने प्रभावित हैं और विपक्ष के लोग भी प्रभावित हैं, एक सामान्य सहमति की बात आप जो करते हैं। तो ऐसा सुना मैंने कि जब ये इनका चयन हुआ सीपी जोशी का, तो वो भी ओम बिरला स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को बिलोंग करते हैं, दैट वे, जैसे मैंने पहले आपसे कहा जो है। तो एक अच्छा था, एक लोगों को संभावना थी कि भाई सीपी जोशी एक साफ़ सुथरा चेहरा हैं, विनम्र हैं और ब्राह्मण चेहरा हैं, तो नाम ऐसा लगता था कि, और लेकिन वो बात बीच में यहाँ आके रुक गई ना कि हमें एमपी को देना ही नहीं, हम तो एमएलए को देना है, तो शायद ये भी कारण रहा। लेकिन वो भी एक अच्छे कंटेंडर हैं फॉर द टाइम्स टू कम। और इस रेस में एक और अहम नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनके क्लेम को कैसे देखेंगे? अब इनका क्लेम तो देखो और उलझ गया, थोड़ा सा सीएम बनते तो बन जाते। अब जयपुर में पहले 3-3 लोग हो गए, अब कालीचरण कैसे होंगे, राज्यवर्धन कहाँ होंगे, करना तो पड़ेगा कुछ, लेकिन एक थोड़ी सी होगी ना दुविधा। और कॉम्पिटेंट आदमी, बिल्कुल सीएम की रेस के व्यक्ति थे वो, और सीएम बना देते तो चलाते। उनका अनुभव अच्छा है, यंग है, चुनाव इतना अच्छा जीता उन्होंने, देखिए अचानक 15 दिन पहले सूचना आई और चुनाव जीता उन्होंने जो है, तो इज अ गुड चॉइस, भाग्य। सर ओम माथुर, सीनियर नेता, ओम माथुर उनके क्लेम को कैसे? हाँ, ओम माथुर वुड हैव बीन आल्सो अगेन ए वेरी गुड चॉइस। उनका नाम भी 3-4 दिन पहले ही सुनने को मिला था जब छत्तीसगढ़ का उन्होंने चुनाव जितवाया। वैसे तो क्या है ना, जन्मपत्री का खेल है, जो मैंने आपसे पायलट के लिए कहा था, 2 बार बनते बनते रह गए। अब इनका वैसे जन्मपत्री का लगता है, मैंने गुजरात में इनको देखा है, प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ इनकी निकटता को देखा है। गुजरात के प्रभारी थे जब मोदी का चुनाव हुआ वहाँ पर, यूपी के प्रभारी रहे, महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, मेरे ख्याल सीनियर मोस्ट बीजेपी पॉलिटिशियन हैं, और अब वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे और चुनाव जितवाया उन्होंने जो है। तो बस कुछ भाग्य की बात है, बाकी वो परफेक्ट चॉइस है किसी बड़े असाइनमेंट के लिए।
आप उसको अगर यूनियन मिनिस्टर बना दें किसी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ तो वहीं पद से निभाएंगे, गुड चॉइस, पॉपुलर चॉइस फ्रॉम राजस्थान, लेकिन अभी नहीं हुआ। लेट्स सी व्हाट इज इन हिज फेट इन द कमिंग डेज। सर भूपेंद्र यादव, उनके क्लेम को कैसे देखते हैं? भूपेंद्र यादव क्या मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिसे कहते हैं, और राजस्थान के पॉलिटिक्स से मास्टर हैं, अजमेर के हैं लेकिन दिल्ली में रम गए हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली के टाइम से उन्होंने राजनीति को सीखा है, काम को सीखा है, और पार्टी के लीगल थिंक टैंक कहे जाते हैं और पॉलिटिकल कहे जाते हैं। उनको गुजरात की जिम्मेदारी दी, बिहार की जिम्मेदारी दी, परफेक्ट जिसे कहते हैं। उनका आंकड़ों का हिसाब किताब, आपका होमवर्क, फीडबैक बहुत ज़बरदस्त होता है। और वसुंधरा राजे लास्ट टाइम जब हुआ था तो लड़े थे साथ, रथ में गए थे साथ बैठ के, जो है सारा था। तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर कोई ओबीसी देते हैं अगर आप राजस्थान में तो भूपेंद्र यादव अच्छी चॉइस हो सकते हैं, हो सकते थे। दिस इज़ ऑल, तो इसलिए उनका नाम मार्केट में आया था। सर सुनील बंसल की क्लेम को आप कैसे देखते हैं? देखो सुनील बंसल का तो वैसे तो कोई क्लेम नहीं है, वो एक डार्क हॉर्स है राजस्थान की राजनीति में। जब भी कोई बड़ी बात होती है उनका नाम आता है। पट्टी चल गई, योगेश ने पता नहीं किसने चला दी कि वो आज जयपुर में है, लेकिन पता लगा बाद में कलकत्ता में है। जो पहले लगा कि जयपुर में है तो जयपुर में थोड़ा हल्ला हुआ कि यार वो जयपुर में है, आज जैसे होता है अभी अगर जयपुर आए हुए हैं तो है। वो एक कमिटेड कार्यकर्ता हैं, कोटपुतली के हैं, राजस्थान के, इसलिए नाम चलता है। लेकिन उन्होंने इतने कम समय में अपनी ऐसी इंडिस्पेंसेबल पोजीशन बना ली है संगठन के अंदर अमित शाह के साथ में, जो है कि अब उनका दिल्ली छूटना मुश्किल है। और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, बंगाल की और कुछ और स्टेट्स की दी गई हैं। तो मुझे लगता नहीं कि निकट भविष्य में राजस्थान आने वाले हैं। वैसे तो अब कोई पोस्ट नहीं है 5 साल तो, और बीच में कोई बदलाव हो ऐसा मुझे अभी लगता नहीं इस तरह का, जो है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में हमेशा एक बड़े कंटेंडर, और दिल्ली की राजनीति में हमेशा बड़े कंटेंडर सुनील बंसल हमेशा रहेंगे। सर इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द मेरा एक और सवाल है, क्योंकि अभी आपने जिक्र भी जिस तरह से किया, मुख्यमंत्री की दौड़ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी नाम आया, इसे कैसे देखते हैं? वो दौड़ में तो उन्होंने हमेशा कहा भी मैं दौड़ में नहीं हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ और इतने बड़े पद पे हूँ, और ऐसी संभावना है दिल्ली में लगातार कि उनको सेकंड टर्म मिलेगा। जो उनके सक्सेस रेट है, G20 कराया, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, और भी सारे काम को इतना शांति से करते हैं। और राजस्थान में पहले से इतना मान सम्मान है, लेकिन चूंकि क्या है कि राजस्थान की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी पकड़ इतनी थी, उनका होमवर्क इतना ज़बरदस्त था, उनके पास फीडबैक था, तो उससे कई बार मन में सवाल उठता था कि कहीं ये वो तो नहीं। एक जो कहते हैं ना, ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं वो तो नहीं। तो कई दूसरे जो कंटेंडर थे वो कभी कोई सोचा करते थे यार बिरला साहब तो नहीं आ रहे कहीं बीच के अंदर, ओम जी तो नहीं आ रहे हैं कहीं, जो है ये करते करते रह गए। ओम जी तो शुरू से स्पष्ट है उनका, और उनको तो प्रधानमंत्री कहते तो आ जाते, जो है। लेकिन ये बात काफ़ी समय से क्लियर है कि उनका दिल्ली में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि राजस्थान में चांस नहीं था, लेकिन एक भारी नाम था, बड़ा नाम था, इसलिए ऐसा। और राजस्थान में जो लोग लगे हैं वो ज़्यादातर उनकी उससे उनके आभा मंडल में हैं, चाहे CP जोशी हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हों, कुछ और लोग हों, सारे उस तरह। और ये अपने मुख्यमंत्री जैसे हैं ना, उनके राजनीतिक गुरु हैं, इसी लोग मानते थे ऐसा कि शायद वो खुद भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं आए वो। और वो अब तो लोकसभा में हैं ही, और सेकंड टर्म मिलने के पूरे आसार हैं, या कोई और कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो मुझे लगता नहीं अब सेकंड, इससे बड़ी क्या जिम्मेदारी होती है लोकसभा स्पीकर से, जो है। तो चुनाव जीतेंगे भारी बहुमत से कोटा का, जो है, और फिर दिल्ली में हम उनको देखेंगे, जो है। और खबर वो कभी देते नहीं हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। यादी मुझे 100 बार कह चुकी, मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, मैंने एक बार कोशिश करी, मिला उनसे, सर खबर तो बताओ कोई, जो है ये। तो उनका एक होता है बढ़िया बढ़िया सब अच्छा होगा, जो है ये। और फिर एक महाराज रखा हुआ उन्होंने, वो नाना प्रकार के व्यंजन बना के ले आता है पत्रकारों के लिए, तो आप जाइए उनके व्यंजन खा के आ जाएंगे, खबर वो नहीं देंगे आपको। क्या सबसे बड़ी बात क्या है, बाकी सब जो हैं पॉलिटिशियन वो पत्रकारों को गले लगाते हैं खबर देने के लिए, अपने प्रोजेक्शन के लिए। ये मीडिया से संपर्क इसलिए रखते हैं, भी खबर मत छापना मेरी, रिवर्स है, उनको कोई प्रोजेक्शन नहीं चाहिए, ही इज़ मीडिया शाही। तो खबर तो मिलेंगी नहीं उनसे, जो है आप जाएँ व्यंजन खा के लौट आएँ तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी वो एक परफेक्ट नाम है राजस्थान के अंदर, एक बड़ा पावर सेंटर है, ये हमेशा ध्यान रखिए। शायद ही कोई नाम छूटा होगा सर, जितने रेस में थे सब नाम का, क्योंकि क्लेम बहुत सारे थे, बन कोई और गया। लेकिन मुख्यमंत्री न बनने के बाद अब राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत का रोल क्या रहेगा? देखो रोल मैंने कहा ना, वो सेंटर से एम्बेसडर टू राजस्थान है, पहले भी थे अब भी रहेंगे, क्योंकि एक्चुअल जो दिल्ली वालों का जो कॉन्फिडेंशियल काम है, या जो चुनाव से रिलेटेड काम है, या एजेंसी से रिलेटेड कोई काम था, कोई फीडबैक की बात थी, वो उनके पास है। उन पर भरोसा जो है ना अमित शाह का, प्रधानमंत्री का, वो अद्भुत है। मैंने ये भी सुना था उस समय 4 साल पहले को बड़ी जिम्मेदारी उनको दे रहे थे उस समय, जो है, तो शायद किसी ने, बड़े नेता ने कहा कि इनको तो हमने राजस्थान के लिए रखा हुआ है, तो मेंटल तय ही था। और जन्मपत्री का होता है, नहीं होगा, और कोई बड़ी जिम्मेदारी ध्यान में रही होंगी, हो सकता है और बड़ी जिम्मेदारी आने वाली हो। लेकिन राजस्थान में अब भी क्या होगा
कि केंद्र की ओर से, प्रधानमंत्री अमित शाह की ओर से राजस्थान के आंख और कान वही रहेंगे। जितने सीक्रेट ऑपरेशंस होंगे, पॉलिटिकल ऑपरेशंस होंगे, मेरा ऐसा मानना है वो कैरी करेंगे। और उनके उसको ये सब लोग जानते हैं यहाँ पे जो है, और सीनियर हैं, तो भजन लाल शर्मा और सब लोग जो है ना, उनसे बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। और मेरा मानना है कि एक पुल का काम करेंगे इन बिटवीन, और 24 के चुनाव में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। अब फिर से चुनाव लड़ाना, खुद भी लड़ना है जोधपुर में अशोक गहलोत के सामने, ठीक है ना, और खुद का चुनाव, और पार्टी को राजस्थान में 25 सीटों में चुनाव लड़ाना है। ये जिम्मेदारी मेरा ऐसा मानना है कि चूँकि विधानसभा उन्होंने लड़ाई है एक तरह से काफ़ी हद तक, तो लोकसभा वही लड़ाएंगे, और ही इज़ ए मैन टू मार्क इन फ्यूचर। सर, भाजपा के 8 बागी विधायक जो अब निर्दलीय जीत कर आए, क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? उनकी भूमिका क्या रहने वाली है आगे? ये अमित शाह के मूड पे निर्भर करता है, नरेंद्र मोदी के मूड पे निर्भर करता है। बागी थे, अब भाजपा के आए थे कि पॉलिसी है कि जो गया तो गया, वापस नहीं आया वो कभी लौट के इस तरह से जो है, तो मेंटली तो रिकनसाइल नहीं होंगे इनको लेने के लिए। और बहुमत की कोई कमी है नहीं, 115 तो आप ऑलरेडी हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर जो है। और वैसे वो ठीक है, उनके पास विकल्प नहीं है, वो लिख के देंगे हमेशा सरकार को कि हम आप सरकार के आपके साथ हैं जो है। तो ये पॉलिसी डिसीजन है, इसको अमित शाह लेंगे। लेकिन अमित शाह का जो टेम्परामेंट है और जो मूड है उन लोगों का दिल्ली में काम करने का, तो लगता है कि शायद वो अब निर्दलीय ही रहेंगे। लेट्स सी। सर, क्या एक निर्दलीय विधायक के रूप में यूनुस खान भी देंगे नई सरकार का समर्थन? यूनुस खान का देखिए तो मैडम के साथ हैं, उनका वोट मैडम डिसाइड करती हैं। फ़ोन आ जाएगा तो वोट दे देंगे। पर सवाल ये है ना, वोट चाहिए किसको? अभी अमित शाह को तो नहीं चाहिए, भजन लाल शर्मा को नहीं चाहिए वोट, अभी अरुण सिंह को नहीं चाहिए, 115 लोग हैं, वोट की ऐसी कोई मारामारी है नहीं यहाँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, व्हिप आता है तो यहाँ से तो एब्सेंट हो नहीं सकता, अमित शाह का डंडा है। दूसरी पार्टी के लोग फिर भी हो सकता है, अशोक गहलोत के 2 आदमी एब्सेंट हो गए, कोई और एब्सेंट हो गया, इंडिपेंडेंट एब्सेंट हो गया, तो एब्सेंट हो नहीं सकते, तो इनको ज़रूरत तो उस तरह से है नहीं। लेकिन फिर भी क्या है, यूनुस खान का चुनाव जीतना एक अच्छी बात है। क्यों वो रोया था इस बात से कि मुझे पार्टी ने मौका नहीं दिया, निकाल दिया। तो एक लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में क्या जनता ने उनका सम्मान किया, उनको चुनाव जिताया, तो अच्छी बात है। वो विधानसभा में आएंगे, बोलेंगे। और वसुंधरा राजे भी भाजपा में हैं, पर एक लाइन की बात है, वसुंधरा राजे से वो इतना ज़्यादा अटैच है एक तरह से कि उनके बारे में जब कोई बात चलती है तो मैडम का चेहरा ध्यान आता है, दैट इज है। बट ही इज़ ए गुड पर्सन, पॉपुलर है, चुनाव जीता उन्होंने। और ये भाजपा की एक चुनौती थी एक तरह से उनको, अरुण सिंह वगैरह कि यार इसको नहीं जीतना है, होता है ना, हर पार्टी का अपना रोल होता है, अपना स्टैंड होता है, तो उस डिफाई करके उसको जो है ना ओवर रूल करके एक तरह से जो है यूनुस खान ने चुनाव जीता, और अपने आप के अंदर एक विधायक हैं। और वो समर्थन करेंगे नहीं करेंगे तो खास महत्व की बात नहीं है। सर, संसद की सदस्यता छोड़कर चुनाव जीतने वाले डॉक्टर किरोड़ी मीणा, राज्यवर्धन राठौड़, बाबा बालकनाथ, आपको लगता है मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी जाएगी? देखो ये तो पॉलिसी डिसीजन है, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल का तो मतलब मुझे बहुत आश्चर्य है। अब क्या होगा, स्पीकर उनको बनना नहीं था, स्पीकर बन भी क्या कोई दूसरा आदमी, तो ऐसी कौन सी बड़ी जिम्मेदारी है? या फिर प्रधानमंत्री के मन में ये है कि लोकसभा में काम लेके केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्री बनाएं इनको 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, या तो ये हो सकता है। वो ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते आप उनको, न वो खाली बैठ सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हुआ इस मंत्रिमंडल में। तो मुझे नहीं लगता उनका कोई वो तैयार होंगे किसी छोटे मोटे पद के आने के लिए जो है। बाकी 2 जो आपने कहे, राज्यवर्धन जी और वो तो ठीक है, जो पार्टी का मैंडेट आएगा उनको करना पड़ेगा। और कोई मंत्रालय राज्यवर्धन राठौड़ हो सकता है, बालकनाथ भी हो सकते हैं। यह पॉलिसी डिसीजन है नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी मीणा के इस सरकार में आने की संभावनाएं रूल्ड आउट है, ही इज़ टू सीनियर ए मैन। सर, चुनावों से पहले राज्य में ईडी की कई कार्रवाई हुई थी, क्या ये कार्रवाई अब भी जारी रहेंगी? देखो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ईडी का एक्सपेरिमेंट वैसे डिबेटेबल रहा राजस्थान में। पहले तो होमवर्क नहीं हुआ, शुरू में प्लान ये था कि सरकार पे एक भ्रष्टाचार का एक टीका लगाना है सरकार पे एक तरह से, कि आपकी सरकार करप्ट है, और मुद्दा बनाया था भ्रष्टाचार को। जेपी नड्डा आए थे कैंपेन लॉन्च करने, ये बात हुई थी। लेकिन होमवर्क नहीं हो पाया प्रॉपरली, या फीडबैक प्रॉपर नहीं पहुंचा, या फैसला नहीं कर पाया कि कार्रवाई करें कि नहीं करें, कहीं काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो जाए ये कार्रवाई। और इसी उधेड़-बुन में करते करते एक दोतासरा पे कार्रवाई हो गई, और वो कार्रवाई काउंटर प्रोडक्टिव हो गई। ऐसे हो गई कि अगले दिन लक्ष्मणगढ़ तो बंद हुआ, सास वाला कस्बा और बंद हो गया वहाँ पे। वो बैठे बैठे घर चुनाव जीत गए जो है, पता नहीं पहले जीतते कि नहीं जीतते, शंका थी उस बात में जो है, और चुनाव जीत गए। तब से एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया इस तरह से भी, ये अपने को करना है कि नहीं, मतलब इस तरह का जो है। वैसे तो क्या ईडी स्वतंत्र है भाई, पॉलिटिकली तो सब काम वो नहीं करते ना, वो उनके पास जो डाटा होता है, जो होमवर्क होता है, उससे वो चलते हैं।
तो अभी क्या है, पॉलिसी डिसीजन, लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि नई सरकार आई है, सबको साथ लेके चलना चाहेगी, ऐसा मुझे लगा। एंड लेट्स सी व्हाट कम्स इन फ्यूचर। सर, अब नया सस्पेंस शुरू हो गया है कि नई सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा, उसमें कौन कौन होंगे और किनको किस तरीके से विभागों का वितरण किया जाएगा। देखो, इट्स टू अर्ली ए क्वेश्चन। बाकी मेन बात तो सामने आ गई, मुख्यमंत्री आपके सामने हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों आपके सामने हैं, देख लिए। उनके विभाग जो हैं वो दिल्ली से डिस्कशन करके तय होंगे और मंत्रिमंडल की लिस्ट भी दिल्ली से होकर आएगी। लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि जब शपथ होगी तो 10-12 मंत्री एक साथ शपथ ले सकते हैं, क्योंकि भाजपा आजकल क्या है कि डिसाइसिव गवर्नेंस का मैसेज जो है नरेंद्र मोदी और ये लोग जो है दे रहे हैं। अब देखिए, हर जगह सेम डे डिक्लेयर हुआ, सीएम डिक्लेयर हुआ, डिप्टी सीएम डिक्लेयर हुआ, स्पीकर डिक्लेयर हुआ, शपथ भी जिस दिन होगी तो ऐसा माना जा रहा है कि 10-12 मंत्री एक साथ शपथ लेंगे, उनके हिसाब से होगा। लेकिन अब चूँकि 2 डिप्टी सीएम हैं एक तरह से जो है, और जिसमें दिया कुमारी तो काफ़ी प्रोमिनेंट डिप्टी सीएम है, तो महत्वपूर्ण विभाग इनको मिलेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और सरकार के अंदर फिर कोई दूसरे लोग आएंगे जैसे, तो विभागों का वितरण वहीं तय होगा। और स्लाइटली अर्ली है थोड़ा सा कि शपथ हो जाए। सर, नई सरकार में गवर्नेंस का स्वरूप कैसा होगा? सरकार में गवर्नेंस का स्वरूप 2-3 बातें बड़ी क्लियर है। एक तो ट्रांसपेरेंट होगी गवर्नेंस पूरी की पूरी, नो इफ बट, ट्रांसपेरेंस जो भी है ट्रांसपेरेंट। सेकंड क्या, रिजल्ट ओरिएंटेशन पे फोकस रहेगा इसके अंदर जो है। तीसरा क्या है कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, ये 3 बात रहेंगी, बिल्कुल क्लियर है। और पीएमओ का रोल रहेगा इसके अंदर, क्यों उनकी सरकार है, जैसे यूपी में रहता है, गुजरात में रहता है, रोल रहेगा। केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं ठीक से लागू हो रही हैं कि नहीं, यहाँ पे जो है ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, कोई ऐसे काम तो नहीं हो रहे कि सरकार की बदनामी हो रही है जिससे 2024 में उसका प्रभाव पड़े। और गवर्नेंस गुड गवर्नेंस है कि नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है कि नहीं, ये एक थर्ड आई के रूप में दिल्ली वाले देखते हैं मंत्रालय। तो उसमें थोड़ा सा पीएमओ का सुपरविजन जिसे कहते हैं वो उसमें रहेगा। और बेसिकली वही ट्रांसपेरेंट होगी, डिलीवरी ओरिएंटेड होगी, और एक अच्छी गुड गवर्नेंस जिसे कहते हैं उसकी आशा की जानी चाहिए। सर, क्या नई सरकार आने पर राज्य में आएंगे नए मुख्य सचिव और नए डीजीपी भी? आमतौर पर ऐसा होता है। अभी देखिए, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान की बात तो थोड़ा डिफरेंट है, वैसे वो रिटायर हो रही हैं, एक्सटेंशन पे हैं 31 को। उसके बाद दिल्ली में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उनका अच्छा लाइजन है दिल्ली में, अच्छी इमेज है, दैट वे पॉपुलर फेस हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, सबको साथ लेके चलती हैं जो है। और रही बात डीजीपी की, अब डीजीपी वैसे एफिशिएंट हैं, खुद ब्राह्मण हैं। अब सरकार तो सारी ब्राह्मणों की होगी, देखा है तो चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण, सीपी जोशी ब्राह्मण, और कितने सारे गिनाए थे आपने जो है वो ब्राह्मणों की सरकार है इनवे जो है। तो एक और ब्राह्मण डीजीपी भी हैं यहाँ पे जो है। हालांकि कास्ट से उसका कोई इशू नहीं है ब्यूरोक्रेसी का, वो एफिशिएंट हैं और आउटस्टैंडिंग हैं, और उनकी 30 साल की नौकरी है तो 30 साल की उनकी ACRs होती हैं नौकरी में, वो आउटस्टैंडिंग दिखेंगी। बस ये थोड़ा सा रहता है कि वो अशोक गहलोत के इंटेलिजेंस चीफ थे, तो जो इंटेलिजेंस चीफ होता है उसके बारे में वो चाहे कितना निष्पक्ष हो, ये मान लिया जाता है कि वो विपक्षी लोगों पे स्पाइंग करता होगा और देखता होगा, सीएम के कुछ मैनिपुलेशन को कैरी आउट करता होगा, ऐसी इमेज है। किसी भी राज्य में आप चले जाइए तो अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। तो हो सकता है, रूल्ड आउट नहीं है कि चेंज हो कुछ इस तरह का जो है। बाकी ऑफिसर मेरिटोरियस हैं और ट्रांसपेरेंट है, पॉलिसी डिसीजन है, नॉर्मली चेंज करते हैं। अब मैंने कहा ना, सीएम पे डिपेंड करेगा। अब ये सीएम क्या ज़्यादा उस तरह से डिसाइसिव नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रशासन का उतना अनुभव नहीं है ना, नए हैं, अभी आए हैं, जुड़े हैं उसके अंदर जो है। कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, अब उनको 35 साल से इसमें हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो अनुभव नहीं होते भी प्रशासन का क्या है कि वो कई तरह से बाई प्रॉक्सी उनको अनुभव हो गया है। इतने दफ्तरों में चक्कर लगाए होंगे, इतने गए होंगे, मंत्रियों के पास रहे होंगे, आए होंगे, गए होंगे, सारा वहाँ पे जो है। तो कुल मिला के क्या है कि उनका अपना अनुभव है। लेकिन डीजी और इनका फैसला तो मुझे लगता है ये गजेंद्र सिंह जैसे लोग जो हैं, बड़े लोग जो हैं दिल्ली के टच में, ये लोग कुछ इस तरह से करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत कंसल्टेशन किसी और से हो जाए। तो चेंज ऑफ डीजीपी इज़ नॉट रूल्ड आउट, बट ही इज़ ए मेरिटोरियस ऑफिसर। सर, ऑफिसर्स का जिक्र आपने किया, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है। सवाल ये है सर कि नई सरकार के सत्ता में आते ही पुरानी सरकारों की तरह, पिछली सरकारों की तरह ही क्या पिछली सरकारों में रहे अफसरों को क्या नई सरकार साइडलाइन करेगी या फिर पनिश करेगी, या आपको लगता है कि मेरिट के आधार पर फैसले लेगी? मुझे लगता है मेरिट के आधार पर चलेंगे। अभी मुझे ऐसा लगा नहीं इस सरकार के आसपास जितने लोग बने हैं, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और जो एक हवा का झोंका आता है ना दिल्ली से जयपुर जो आ रहे हैं, अरुण सिंह आते हैं,
प्रहलाद जोशी आते हैं और आते हैं, जितने लोग आते हैं। ऐसा लगा नहीं कि सरकार कोई वेंडेटा पे काम करेगी या कोई इस तरह का जैसे कोई जांच आयोग बैठा देते हैं, ऐसे ही कुछ होता रहता है नहीं, बाद में कोर्ट से स्टे आ जाते हैं, कुछ होता है। अभी तो सरकार के सामने जो लक्ष्य है ना, वो है 2024 का चुनाव जीतना, अच्छी गवर्नेंस देना, नरेंद्र मोदी अमित शाह के नाम को आगे बढ़ाना स्टेट के अंदर। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई वेंडेटा वाली कोई बात इस तरह की होगी वहाँ पे। जांच एजेंसियाँ कुछ करना चाहें कर सकती हैं, उन्होंने काफ़ी होमवर्क किया हुआ है वहाँ पे जो है, और सरकार आते ही साइडलाइन कर दे ऐसा लगता नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरिट के आधार पे होना चाहिए, वरना इस सरकार और पुरानी सरकारों में फ़र्क क्या रहेगा। वो जो हम कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट विद ए डिफरेंस, तो गवर्नमेंट विद ए डिफरेंस होनी चाहिए। आप मेरिट पे अगर कोई अच्छा ऑफिसर है तो उसको साथ लेके चलिए, और बाकी कोई अगर शिकायतें कोई बात है तो आप हटाइए। तो निष्कर्ष ये है मेरा कहना कि वेंडेटा होने के आसार नहीं हैं, विच हंट होने के आसार नहीं हैं। केवल इसलिए कि आप गहलोत के साथ थे इस आधार पर साइलेंट होने के आसार नहीं हैं। अगर आप काम ठीक से कर रहे हैं, अपने दायरे में काम कर रहे हैं, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू और यू कैन हैव सम अदर इम्पोर्टेंट असाइनमेंट, ऐसा लगता है। बट इट्स टू अर्ली, लेट्स सी अनदर 15-20 डेज व्हाट फाइनली कम्स आउट। सर, अप्रत्याशित रूप से चुनाव हार गए राजपूत नेता राजेंद्र राठौड़ और जाट नेता सतीश पूनिया। कब आगे क्या भविष्य देखते हैं आप? इट्स ए ट्रेजेडी ऑफ राजस्थान, दोनों का चुनाव हारना, खासकर राजेंद्र राठौड़ का चुनाव हारना। इट्स ए लॉस, मेजर लॉस टू द पार्टी। वो तो मुख्यमंत्री पद के भी एक उम्मीदवार थे, और इतना अनुभव है, इतने चुनाव जीते हैं उन्होंने, और दिल्ली वाले उनसे इतने प्रभावित हैं दैट वे। जितना फीडबैक अमित शाह को मीटिंग्स में वो देते थे, कोई दूसरा देता नहीं था, तो उनका रेटिंग बहुत हाई है वहाँ पे, और उनके प्रति सहानुभूति भाव है। जब वो हारे तो प्रधानमंत्री ऑफिस से लेकर के अमित शाह तक और सब लोगों से उनको जो है इस तरह के सांत्वना, मतलब सहानुभूति संदेश इस तरह के आए कि सोचा नहीं था ऐसा। तो उन्होंने खुद ने कहा, राजेंद्र राठौड़ ने, कि मुझे तो हारने के बाद मालूम पड़ा कि दिल्ली वाले मेरे प्रति इतनी सहानुभूति रखते हैं, इतना उनका आशीर्वाद है। तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि कोई न कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिलेगी, और इसी तरह से कास्ट पॉलिटिक्स का जो इक्वेशन है उसमें सतीश पूनिया को भी कोई न कोई काम मिलेगा। हालांकि आला कमान का मानना ये है एक तरह से कि प्रयोग उनके सफल नहीं रहे, सतीश पूनिया का प्रयोग भी सफल नहीं रहा, और सीपी के बारे में तो इट्स टू अर्ली टू कमेंट, अभी आए हैं, तो कोई रेटिंग उस तरह का बहुत हाई नहीं रहा। और वसुंधरा फैक्टर को हैंडल करने का काम सौंपा गया था, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि आप हिमुलेट ही कर दें, पोर्ट से उनकी गाड़ी को हटवा दें, अपनी गाड़ी लगवा दें, छोटी छोटी बातें इस तरह की जो है, और मुख्यमंत्री बनने के लिए नारे लगा दें लोग आपके नाम के जो है। वैसे क्या है, अदरवाइज सतीश पूनिया ब्राइट हैं, जाट हैं, पावरफुल कम्युनिटी से हैं, और वर्कर हैं, और अच्छा संवाद है उनका, सारी बातें अच्छी हैं उनकी। बस थोड़ा सा ये नेगेटिव गया कि उनका कार्यकाल था वो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं था, एक तरह से थोड़ा सा डिबेटेबल हो गया जो है, लेकिन जिम्मेदारी तो मिलेगी। अब यह है कि दोनों एक साथ हैं, तो जो राजेंद्र राठौड़ के लिए होगा कुछ इम्पोर्टेंट उनके लिए भी होगा, तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट, लेकिन पार्टी इनकी सेवाओं का उपयोग करेगी। सर, क्या वसुंधरा राजे समर्थक दो बीजेपी के सीनियर लीडर्स अशोक परनामी और राजपाल सिंह शेखावत जो है उनको नई सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? अब देखो, तो वसुंधरा समर्थक हैं, मैडम बनती तो बात अलग होती जो है। तो अब यह है कि जो नाराज़गी थी आला कमान की, उसी से टिकट कटे देखा जाए तो, और वो नाराज़गी अब डिपेंड करेगा ना, मैंने कहा ना वसुंधरा राजे फैक्टर सॉर्ट आउट हो गया है कि नहीं। अगर तो उन्होंने परमानेंटली राइट ऑफ कर दिया इस इशू को, आज तक मैं चल रहा था कि वसुंधरा राजे को राम राम इस तरह की भाषा चैनल चला रहे थे, तो अगर क्या सच में कोई ऐसी बात है कि उन्होंने मतलब मेंटली एक रिटर्न ऑफ कहता है या ऐसे इग्नोर कर दिया है, तो फिर इनका उस तरह कोई भविष्य नहीं है अभी हाल फिलहाल जो है। लेकिन अब इतने वही लीडर हैं, आगे चुनाव सामने हैं, तो कोई न कोई तो सेटलमेंट होगा। आज एक अखबार है राजदूत, उसने लिखा है कि एक फार्मूले पे काम हो रहा है कि दुष्यंत सिंह को डिप्टी सीएम बना दें, मैडम लोकसभा लड़े और बाद में केंद्र में चली जाए, तो कुछ ना कुछ तो होगा, बिकॉज शी इज़ बिहेव्ड वेल, शी इज़ इंस्पाइट ऑफ एवरीथिंग के एमएलए जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई हस्ताक्षर अभियान चल रहा है XYZ, बट एट द एंड ऑफ द डे शी स्टूड एज ए डिसिप्लिन सोल्जर, ओबीडियंट सोल्जर, जो कहा सबने कहा, आज प्रस्तावक भी बनी। तो मेरा मानना है कि इस पैकेज के पूरा होने के बाद सरकार जो बनी है, सेकंड पैकेज में वसुंधरा राजे फैक्टर का कोई न कोई सम्मानजनक हल निकलेगा, उसके साथ ही अशोक परनामी और ये उसी पैकेज का पार्ट हो सकते हैं। सर, एक और सवाल आज पूछा जा रहा है कि जो नए मुख्यमंत्री चुने गए, क्या उनकी घोषणा में आरएसएस संघ की कोई भूमिका रही है? ऑफ कोर्स आरएसएस इज डोमिनेटिंग फैक्टर, राजस्थान में तो बहुत भूमिका रही है। आप देखिए टिकटों के चयन में, टिकटों के
उसमें अब चाहे वो निम्बा राम हो, चाहे चंद्रशेखर हों, चाहे प्रकाश जी भाई साहब हों, कोई हों, मतलब काफ़ी रहा है और नागपुर से काफ़ी रोल रहा है। और आजकल तो इस तरह का है ना कि आरएसएस का वर्किंग इस तरह का हो गया है कि दिल्ली के लेवल पे अमित शाह और इस तरह से नागपुर के लेवल पे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो पूरा उनका रोल रहा है एंड दे शुड हैव नो रिग्रेट्स। उनकी सुनी गई है सब जगह और उसका परिणाम है अब भजनलाल शर्मा की विक्ट्री में आरएसएस का रोल विजिबल है ना, बिल्कुल दिख रहा है अपने को सामने जो है, तो आरएसएस का रोल रहा है और आगे भी रहेगा। वसुंधरा राजे का ये और आरोप बीच में सॉरी, और कांग्रेस को अफसोस है उनके पास कोई आरएसएस नहीं है, ज़मीन पे काम करने वाली कोई एजेंसी उनके पास नहीं है। कई बार उनको याद आती है आरएसएस की, पर आरएसएस खड़ा करने में 100 साल लगते हैं। राहुल गांधी कहाँ खड़ा कर पाएंगे एक अलग आरएसएस। एनी हाउ सर, सवाल मेरा ये था कि वसुंधरा राजे का आरोप था कि गहलोत सरकार ने उनकी कई जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम बदल दिए। अब जब नई सरकार आ गई है, बीजेपी की सरकार आ गई है, तो क्या उन योजनाओं का नाम फिर बदला जाएगा? लगता नहीं ऐसा। 2 योजनाओं की बात आ रही है, एक तो आ रही है अन्नपूर्णा की थी तो इन्होंने इंदिरा रसोई कर दिया उसका नाम, फूड पैकेट जी। और भामाशाह थी उसको चिरंजीवी नाम कर दिया। 2 बड़ी योजनाएं जो आपत्ति की थी उन्होंने। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार अमित शाह और मोदी ने इसको, नरेंद्र मोदी ने इस बात को रियलाइज़ कर लिया है कि जो पॉपुलर स्कीम्स हैं उनको जारी रखना पड़ेगा। वो एक्चुअल में रेवड़ी कहते हैं पर रेवड़ियाँ है नहीं ये स्कीम जो है। और कहा भी था कि जो जन कल्याणकारी स्कीम है, मतलब जो रीजनेबल स्कीम्स हैं वो जारी रहेंगी, तो वो स्कीम जारी रहेंगी उस तरह से। वो जब जारी रहेंगी, अब सेकंड सवाल आएगा उनका नाम बदलना है कि नहीं। इसकी संभावना तो है, उनका नाम को आरएसएस से जुड़े किसी संगठन पे या सर मतलब पंडित दीनदयाल से स्मृति से जोड़ के या किसी और से जोड़ के हो सकता है नाम हो, तो नाम परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 5-7 जो बड़ी योजनाएं हैं गहलोत सरकार की, ऐसा लगता है वो जारी रहेंगे, स्पेशली ऑन द ईव ऑफ 2024। सर, वसुंधरा राजे सीएम नहीं बनी, लेकिन इसे लेकर आखिर गहलोत खेमे में निराशा क्यों है? वेरी इंटरेस्टिंग। क्या कहूँ, दोनों बुरा मान जाएंगे लेकिन लेकिन अब बात ये ना, अब 2 लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, एक इधर से एक उधर से, तो ठीक है। तो एक आकाशवाणियाँ आती हैं जैसे, तो 2 आकाशवाणियाँ मौजूद हैं जो है, तो अब उसमें क्या है कि भी एक भावना चलती थी ना कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बन जाए, एक चलती थी मैडम बन जाए, और उस ढंग से बात सही भी थी। राजस्थान के 2 टावरिंग लीडर हैं कांग्रेस में, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। तो आपस में मैंने अशोक गहलोत के लोगों को भी कहते हुए सुना कि यार मैडम बन जाओ, तो कोई बात है, ठीक है, कोई वैसी बात नहीं है, वेवलेंथ की बात होती है ऐसे आपस में। और पहले लोग कहते रहे हैं कि भी सरकार बचाने में उनका रोल था या समर्थन था, एक डिबेटेबल बातें सारी रही हैं। तो क्या स्टेट ऑफ माइंड है, तो दोनों कैंप में इस बात को लेके एक तसल्ली रहती थी कि यार ये बन जाए तो भी ठीक है, ये बन जाए तो ठीक है। अब हो सकता है वसुंधरा राजे बन जाती और कुछ ऐसा काम करती, 5 दिन बाद के अशोक गहलोत खुद ही कहते हैं ये तो गलत हो गया हमारा असेसमेंट जो है। तो राजनीति ये तो जो है, लेकिन एक इस तरह का इंटरेस्टिंग फीलिंग रहता है दोनों कैंप में कि या तो आप बन जाओ या हम बन जाएं। तो कोई नहीं बने, वो तो हार गए और मैडम आज बनी नहीं। अमित शाह के अलावा इस चुनावी प्रक्रिया में अगर हम इन लोगों के रोल के बारे में जानना चाहें तो क्या कुछ रहेगा? जेपी नड्डा की हम बात कर लें, जितेंद्र सिंह की बात कर लें, अरुण सिंह की बात कर लें, प्रहलाद जोशी हो या फिर योगी आदित्यनाथ, इस चुनाव में इनकी क्या कुछ भूमिका रही? गुड, यू इम्प्रूव्ड ए लॉट। देखो नए हमारे लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो है। तो आप एक एक करके पूछिए मुझसे। सर, अरुण सिंह की बात कर लेते हैं, एक एक करके पूछ लीजिए। सबसे पहले आप जेपी नड्डा का बता दीजिए। ठीक है, जेपी नड्डा का बड़ा अच्छा रोल रहता है, कोऑर्डिनेशन का रोल रहता है इस तरह का। पुरानी बीजेपी नई बीजेपी के बीच में पुल का काम का रोल रहता है। जो लोग नाराज़ होते हैं उनको मनाने का रोल रहता है। मैडम बहुत नाराज़ होती थी तो मैडम को 1 घंटा सुन लेते थे तो भड़ास निकल जाती। इंसान है, हम अपनी बात कह के आ जाते हैं जो है। तो उनका अच्छा रोल है। यहाँ के उन्होंने सभाएँ भी करी, राजस्थान से उनके पारिवारिक रिश्ते भी हैं, जुड़ाव भी है। और मैंने कहा मुख्यमंत्री जो है उनके बेहद करीबी रहे हैं, आपस में हंसी मजाक के रिश्ते रहे। तो उनका रोल जेपी नड्डा का चुनाव में अच्छा था। एक कंसोलिडेटिंग रोल था, कोऑर्डिनेटिंग रोल था, जिसे कहते हैं इंस्पायरिंग रोल था। तो अच्छा रोल था उनका। प्रहलाद जोशी का अच्छा था। वो तो बेसिकली क्या है कि लो प्रोफाइल और जिसे कहना चाहिए कि डाउन टू अर्थ और ग्रास रूट लोगों को जो महत्व देते हैं। शुरू में जब आए थे तो लगा था ऐसा कि यार न तो इनसे हम बात कर सकते हैं, हमारी भाषा समझते हैं, न वो हमसे बात कर सकते हैं, हमारी भाषा समझते हैं। ये कुछ दिन तक ये ओहापोह की स्थिति रही, लेकिन बाद में धीरे धीरे हो गया, आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो गई, वेवलेंथ बन गई। तो प्रहलाद जोशी ने अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थी वो इस चुनाव में सामने आई। पहले उत्तराखंड में देखने को मिली थी, अब राजस्थान देखने को मिली। तो बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में प्रहलाद जोशी को संगठन के हिसाब से मंत्री होने के साथ साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सौंपें। योगी आदित्यनाथ?
वो तो देखिए पॉपुलर हैं ही, वो तो आज उनकी डिमांड जो है नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पे हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। मैंने सुना था पिछली बार कि वो 47 कितने में गए थे तो 27 से 28 सीटों पे जो जीते, यहाँ पे भी है। और टोटल मिला के अगर देखते हैं उनका टोटल का ही था वो तो कि 47 उन्होंने मीटिंग्स करी और शायद 35 समथिंग जो है जीते वहाँ से। एक फोर्स हैं चुनाव के अंदर और नरेंद्र मोदी और उनको काम में लेते हैं। जितेंद्र सिंह और अंत में अरुण सिंह, दो और नाम। एक वो आपने शर्मा का नाम बताया, जब हम उसकी बात करते हैं योगी की तो हेमंत जो है वहाँ के, हेमंतो जो है वहाँ के, उनकी भी काफ़ी पॉपुलरिटी चौथे नंबर पे वो आ गए हैं। वो क्या है कि वो नए राष्ट्रवादी हैं एक तरह से, मतलब क्या है एक नई राष्ट्रवादी फोर्स के रूप में उभरे हैं। आसाम में जाके जो है उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं वहाँ से जो है तो, और 2 कार्यकाल भी जिस तरह से वो कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फ़ायदा ये है इसका, मैं विषय से हट के बात कर रहा हूँ कि अगर ये भजन लाल शर्मा जैसे बने हैं तो क्या होता है सेकंड जनरेशन 10-15 साल तक आप रह सकते हो, आप रिपीट हो सकते हो और अच्छा काम करते हैं तो 2 पारी 3 पारी खेल सकते हैं, बिस्वा की तरह, योगी की तरह और लोगों की तरह वहाँ पे जो है। और आपने एक नाम किससे बताया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका अच्छा रोल था। ही इज़ ए लो प्रोफाइल पर्सन और वेरी साइलेंट परफॉर्मर। वो आए यहाँ पे, किसी को ज़्यादा खबर नहीं हुई और कोई ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ। 2 महीने वो रहे राजस्थान के अंदर, जगह जगह प्रचार किया उन्होंने। और चांस देखिए ऐसा कि भजन लाल शर्मा की जो आखिरी चुनावी मीटिंग थी वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करी वहाँ सांगानेर में जो है। ही प्रूव टू बी लकी फॉर भजन लाल शर्मा जो है। तो भजन लाल शर्मा ओज ए वोट ऑफ थैंक टू डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और सर आखिर में एक नाम और, BL संतोष के बारे में। हाँ, BL संतोष तो देखो टावरिंग आदमी है। वो शुरू में आए थे, बाद में उन्होंने कहा भी सब ठीक है यहाँ पे। उनका बेसिक काम होता है देखने का भी बीजेपी और RSS की भी तालमेल ठीक रहे और हायर लेवल पे कोई बात नहीं तो मैं उसको कह दूँ। वो शुरू में आए, संतुष्ट होकर चले गए, फिर कमा उन्होंने अरुण सिंह को सौंप दी। अब अरुण सिंह तो क्या ना ऑल सीजन मैन ऑफ ऑल सीजन्स हैं, बहुत अच्छे से अशोक क्लब में रहे 3 तक। उन्होंने तो बोरिया बिस्तर राजस्थान में डाल दिए 2-3 महीने से, यहीं रहे वहाँ पे जो है, सबको साथ लेके चले और कोई तनाव नहीं, कोई इशू नहीं, चाहे मीडिया हो चाहे कुछ और हो, ऑलवेज अवेलेबल, 1 घंटे पे फ़ोन उठाना। ये ऐसी बातें हैं जो अरुण सिंह के बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर रहे और उनके जीवन में जो सफलताएं रही होंगी, राजस्थान का चुनाव उनकी एक और बड़ी सफलता के रूप में माना जाएगा। हमेशा नरेंद्र मोदी दरबार में उनके नंबर बढ़े होंगे। सर नए चेहरे को राजस्थान की कमान मिली है और कह सकते हैं जाहिर तौर पे चुनौतियां ज़रूर होंगी, तो इन चुनौतियों को किस तरीके से देखते हैं आप? चुनौतियाँ तो सीरियस हैं देखो, पर लाइफ ही चैलेंज है अगर उस तरह से देखें हम इस बात को तो है। वो चैलेंज कैसे है कि अब देखिए नए मुख्यमंत्री हैं, जो मैंने कहा ना प्रशासन का ज़्यादा पुराना अनुभव नहीं है लेकिन कुर्सी सिखाती है और जनता से जुड़े रहे हैं, ग्राउंड से जुड़े रहे हैं, सब फाइलें जानते हैं, काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहें लाइफ के अंदर, भरतपुर में यहाँ वहाँ सब जगह जो है, तो कुर्सी सिखाएगी, सीख जाएंगे, कोई बात नहीं ऐसी। लेकिन क्या 2 चैलेंजेस उनके सामने हैं। एक तो उनके सामने है पॉलिटिकल चैलेंज आप देखिए, और दूसरा उनके सामने है गवर्नेंस के चैलेंज। तो पॉलिटिकल चैलेंज तो सवाल ये कि नरेंद्र मोदी का जो मैंडेट है अमित शाह का 25 सीटें जीत के लाना है वसुंधरा राजे के, उसमें जो आम धारणा है वसुंधरा राजे आएगी तो 25 जीत के लाएगी, भाई तुम भी जीत के लाओ। सबसे बड़ा मैंडेट ये है उनके लिए, चुनौती ये है 25 सीटें जीत के लानी हैं। सेकंड ये है जो भी थोड़े बहुत गुटबाजी, लोकल झगड़े, बागी, इन सब को हैंडल करना है ताकि अगले चुनाव में वैसी बगावत नहीं हो कि 8 आदमी फिर खड़े हो जाएं, जीत के आ जाएं आपको वहाँ से जो है। तो पार्टी को एकजुट रखना, सबको साथ लेके चलना, झगड़े मिटाना, ये उनकी सेकंड चुनौती है। और गवर्नेंस की चुनौतियाँ कई हैं। सबसे पहली चुनौती गवर्नेंस की ये है कि MLA जो बेलगाम हो गए थे, अशोक गहलोत के टाइम में जो रीजनल चीफ मिनिस्टर हर MLA बन गया था, प्रशासन में हस्तक्षेप था, चपरासी से कलेक्टर तक की पोस्टिंग में रोल था, SP को फ़ोन जाते थे, इन्वेस्टिगेशन चेंज करने की बात होती थी, क्रिमिनल मैटर्स में होता था इस तरह का। अशोक गहलोत की पॉलिटिकल मजबूरी थी, पॉलिटिकल कंपल्शन थे, तो ये सब हुआ उस समय जो है। तो MLAs ने क्या है जिसे कहते हैं ना रन अमक, ऐसा कुछ अंग्रेज़ी में कहते हैं जैसे, और ये बोल इन चाइना शॉप, क्यों भाई तुम्हारी अंग्रेज़ी जो है। तो कुछ ऐसा हुआ प्रशासन फील्ड के अंदर जो है, तो लोगों ने तौबा कर ली और उनको लगा बिहार में आ गए हैं कि हम यूपी में बैठे हैं, इस तरह से पुराना बिहार पुरानी यूपी में बैठे हैं। तो सबसे पहली चुनौती ये है कि MLAs का डे टू डे हस्तक्षेप है, इसको रोकना है, क्योंकि भजन लाल शर्मा के सामने कोई चुनौती नहीं है जो गहलोत साहब के सामने थी जोड़ के रखने की। 115 हैं, अमित शाह का डंडा है, कोई चिंता नहीं है किसी बात की, चलाइए आप इसको जो है। तो पहली चुनौती ये है कि MLAs को कहना है कि तुम MLA हो, MLA ही रहो, MLA का रोल करो, रीजनल चीफ मिनिस्टर मत बनना। ये सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने। फिर दूसरी चुनौती है उसके सामने लॉ एंड ऑर्डर की, ठीक।
अब कितने मर्डर क्राइम ये अपार्ट फ्रॉम महिला दुष्कर्म जो लॉ एंड ऑर्डर है, अभी देखा दिन दहाड़े कैसी हुई, वो तो सलाम टू जयपुर पुलिस, उन्होंने पकड़ लिया उन लोगों को, नाम हो गया, ठीक है ना, 3 टॉप ऑफिसर लगाए उन्होंने और पकड़ में आ गए उनके। लेकिन ये घटनाएं अगर आप जोड़ के देखोगे तो राजस्थान भी बिहार और यूपी उस तरह से पुराने वाला बनता जा रहा है कि लोगों को डर खत्म हो गया है। लोग शूट करते हैं, कहते हैं मोबाइल पे दिखाएंगे, इसको शूट करेंगे, चाहे जैसलमेर राजसमंद का केस हो चाहे ये केस हो, वहाँ पे जो है तो कई लोग ये कहते हैं कि यूपी की तरह यहाँ भी 50 एनकाउंटर करना ज़रूरी है, उस कल्चर को लाना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे लोग कहते हैं इस तरह की जो है। तो लॉ एंड ऑर्डर का एक जो है ना चैलेंज, और लॉ एंड ऑर्डर में एक खास बात क्या है यहाँ पे कि लॉ एंड ऑर्डर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो एमएलएस का था वो तो उसी में ख़त्म हो जाएगा, जो मैंने आपसे कहा रीजनल चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे वो जो है। दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी की बात है, तो एक अच्छी बात है कि राजस्थान पुलिस में एक मेरिट है, अधिकांश पुलिस ऑफिसर फील्ड में और टॉप जो ब्यूरोक्रेसी है PHQ की जो है वो सारे कंपैरेटिवली कॉम्पिटेंट और इंटीग्रिटी वाले लोग हैं। DG है, जैसे उसके नीचे ADGs हैं और हैं, मतलब 70-80% कम से कम आप कह दीजिए कि परफेक्ट जैसे A कैटेगरी के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं। तो पुलिस की हर ब्यूरोक्रेसी जो है ना पुलिस की वो अच्छी है यहाँ पे जो है। लेकिन फिर भी क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को तो हैंडल करना पड़ेगा ना आपको जो है। और तीसरी चुनौती मैंने कहा आपसे क्राइम और ये सब है, और एक चुनौती बहुत बड़ी है कि खजाना खाली है। कितने पैसे मांगने जाओगे सीतारामन से, कितने दिन तक प्रधानमंत्री के दफ्तर से फ़ोन होगा, 1 बार 2 बार, आगे तो खुद रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे ना आपको। अब अलग बात है कि GST की रेवेन्यू बढ़ गई है, माइनिंग की रेवेन्यू बढ़ गई है, अब ठीक से अगर वो ले लेंगे। अब एक तो ये होता है ना कि जैसे अखिल लोढ़ा लगे हुए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, मान लो आनंद फान में आपने आते हटा दिया कि ठीक है हट गए तो हट गए, अरे भी कुछ ज्ञान तो ले लो, कुछ एक्सपीरियंस, 1 महीने बाद हटा देना, हटाना है तो आप समझ तो लो, गुणा भाग समझ लो, अर्थशास्त्र तो समझ लो उसका कि इकॉनमी है क्या राजस्थान की। राजस्थान की इकॉनमी में पैसा बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम से रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, चाहे माइनिंग की रेवेन्यू है, ट्रांसपोर्ट की रेवेन्यू है, आपकी इसकी रेवेन्यू है, PhD की रेवेन्यू है, दैट वे जो है आपको कंपाइल करना पड़ेगा। पर बेसिक क्वेश्चन क्या है कि खजाना खाली है, ट्रेजरी 50% बैंक करप्ट है, ये चुनौती सबसे बड़ी उनके सामने है। दिल्ली से पैसा लाओ। एक ये हो सकता है कि जो ग्रांट रुकी हुई है भारत सरकार में, राजस्थान सरकार की, जो कांग्रेस गवर्नमेंट वाज नॉट ए प्रायोरिटी, वो थोड़ा प्रायोरिटी उसको हो सकता है कि वहाँ से निकलवा के लाएँ करें। बट चैलेंज एग्जिस्ट करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उनको करना पड़ेगा। और इसके लिए ये भी मैंने सुना है कि शायद हो सकता है चीफ सेक्रेटरी की जो बात हो रही है, तो चीफ सेक्रेटरी भी शायद कोई दिल्ली से ला सकते हैं। नाम चलता है संजय मल्होत्रा का, हेल्थ में जो है सुधांशु पंत का, किसी और का। वैसे लोकल सेंटिमेंट को और प्रमोट करेंगे जो है तो शुभ्रा सिंह है सीनियर मोस्ट यहाँ बाय एंड लार्ज इसी कैटेगरी में जो है, तो चीफ सेक्रेटरी बन सकती हैं। लेकिन कई दफ़े क्या होता है, नई सरकार होती है तो एक पैशन और एक फैशन भी होता है कि दिल्ली से आदमी लाते हैं जो है, तो दिल्ली से ला सकते हैं। अब संजय मल्होत्रा तो क्या ना फाइनेंस में हैं। अभी एक बहुत बड़ी चुनौती चीफ सेक्रेटरी के मतलब गवर्नेंस की चुनौती है कि फाइनेंसेस को प्रॉपर मैनेज करना, तो उस तरह से हो सकता है। तो ये चुनौतियाँ इस तरह की हैं जो सरकार सामना करेगी उनका, एंड आई एम श्योर दे विल कम आउट ऑफ इट। सर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपने भी कहा राम राम कर दिया है, कईयों का नाम लिया, तो क्या इनको भी राम राम कर दिया है या इनका रिटायरमेंट हो गया है या अभी आगे कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलनी बाकी है? देखो उनका केस बड़ा दिलचस्प भी है, अजीब भी है। वो तो क्या ना एक विनम्र भाव से हाथ जोड़ के वोट मांगने वाले व्यक्ति हैं, और पहले हट गए फिर लग गए, एक तरह से मतलब हट गए, मतलब कागजों में नहीं हटे लेकिन ऐसे था भी हटे हुए से हैं, फिर लग गए, फिर लगा कि लोगों को भी इसका काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट जा रहा है, शिवराज को लेट डाउन नहीं कर सकते, तो लाडली बहना में चले गए, लाडली बहना आ गई जो है। तो कई बार नारे उन्होंने लगवा दिए मीटिंग के अंदर कि मोदी को वोट दोगे कि हाँ, फिर शिवराज को वोट दोगे कि हाँ। अब सब बातें दिल्ली पहुंचती हैं, सब तरह के लोग हैं, हो सकता है किसी को बात अच्छी नहीं लगी हो, बुरी लगी हो। और पहले क्या है कि वे करप्शन की बातें तो रही हैं ना थोड़ी बहुत, तो सरकार मतलब ये सरकार थोड़ा सा लूज़ है एक तरह से, इस तरह का इंप्रेशन रहा है, तो उनको दोबारा चांस नहीं मिला जो है। अब रही बात इसके आने की, तो ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में उनको इमीडिएटली वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, और जो है उसके बाद में हो सकता है लोकसभा लड़ें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में आएँ। बेसिकली वर्कर हैं, असेट हैं। कई बार ये बात भी चलती थी उनको पार्टी चीफ बना दो, यहाँ तो नड्डा साहब बैठे हैं, अच्छा काम चल रहा है अभी तो जो है, लेकिन ही विल बी रिहेबिलिटेटेड। और ऑल सेड एंड डन, ही इज़ डन ए गुड वर्क इन मध्य प्रदेश एंड ही इज़ बेसिकली ग्रास रूट वर्कर, जिसका सम्मान होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है, आखिर किसकी पसंद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव, ये चॉइस किसकी है? देखो चॉइस इसकी है, जो मध्य प्रदेश का सवाल है, तो मुझे किसी ने कहा कि भूपेंद्र यादव वहाँ के प्रभारी थे और वो कास्ट फैक्टर से ऊपर उठे होंगे, आई एम श्योर यादव वो तो नहीं रहा होगा जो है।
लेकिन गुणा भाग करके जो बताया होगा कि इस यादव को करने से बाकी यादव वोटर्स पे अक्रॉस द नेशन अच्छा पड़ेगा, उनके जो आर्गूमेंट होंगे, उनका जो होमवर्क होगा, उन्हें प्रभावित किया होगा अमित शाह नरेंद्र मोदी को। ऐसा सुना है कि उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भूपेंद्र यादव का उनकी ताजपोशी में रहा है, और आरएसएस की तरफ से सुरेश सोनी जी का नाम आया है कि उनका रोल रहा है, उनकी भूमिका रही है, तो हो गए गुड चॉइस जो है। और दूसरा आपने क्या था चीफ मिनिस्टर? छत्तीसगढ़ हाँ, विश्वदेव। छत्तीसगढ़ का ऐसा है कि वैसे तो अमित शाह उनके जब प्रचार में गए थे तो लोगों से उन्होंने कहा था, ये नवंबर की बात है शायद, कि भाई तुम इसको जिताओ, और अगर जिता दोगे तो ये बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है एक तरह से। तो बस यही था, मतलब एक अमित शाह का होमवर्क होगा, फीडवर्क होगा, नरेंद्र मोदी का होमवर्क होगा, आपस में जो है इनका होमवर्क होगा, नरेंद्र मोदी का ठप्पा लग गया उस पर जो है। और फिर बात सबसे बड़ी आती है, मैंने पहली बार से कहा, जन्म पत्री जन्म पत्री जन्म पत्री। सर अब शायद ही मुझे लगता है कोई सवाल अब इससे जुड़े रह गए होंगे। बहुत शुक्रिया सर इस समीक्षा के लिए, क्योंकि बेहद अहम है। जहां तस्वीर साफ हो चुकी, सस्पेंस खत्म हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो नाम ऐलान हो चुका है, लेकिन अब इन नामों पर चर्चा करने का वक्त नहीं है, क्योंकि डिसीजन हो चुका है, अब एक्शन होगा, और एक्शन के लिए टीम तैयार होना जरूरी है। और 15 तारीख वही तारीख है जब शपथ ली जाएगी, जहां मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री सामने होंगे, स्पीकर हमें पता है, लेकिन मंत्रिमंडल में और कौन चेहरे हो सकते हैं, किसे क्या पोर्टफोलियो मिलता है, फिर उस पोर्टफोलियो के साथ कितनी ईमानदारी से वो काम करते हैं, और जो मोदी की गारंटी है उसे कितनी जल्दी धरातल पर लेकर आते हैं, ये बड़ा चैलेंज पूरी टीम के सामने होगा। और ये जिम्मेदारी सिर्फ अकेले भजनलाल शर्मा की नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, ये पूरी उस टीम की होगी, और नजर उस टीम पर भी रहेगी कि आखिर 15 दिसंबर को तस्वीर राजस्थान की ओवरऑल क्या बनती है। चलिए द जेसी शो में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।